नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। अब आप सोचोगे कि रसोई के अंदर खाना बनाने वाले कोई कुछ होगा, है ना, जो सारे लोग, कुछ लोग चुपचाप आपस में मिल करके किचन में जाते हैं और वहां पर कोई कैबिनेट पर बैठ करके वहां पर आपस में खाना वाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, वो होगा किचन कैबिनेट। कई लोगों के माइंड में ऐसे आता है कि किचन कैबिनेट आखिर करके, तो एक चीज समझिए, अभी मैं आपको एक तो शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल और एक किचन कैबिनेट, ठीक, इन दोनों के बीच में एक बहुत स्पष्ट चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से समझना, जो कि आज की वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। तो अगर किचन कैबिनेट की बात अगर हम बात करते हैं, तो अभी आपने देखा मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते हैं भाई? 15 से 20, 22, 23 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब मंत्रिमंडल में काफी सदस्य हैं। क्या मंत्रिमंडल के सभी सदस्य प्रधानमंत्री के बड़े खास विश्वास पात्र हो सकते हैं? यह जरूर हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनको पसंद करता हो, प्रधानमंत्री के साथ उसके संबंध अच्छे हों, लेकिन क्या वो पूरे के पूरे 20 के 20 लोग प्रधानमंत्री के एकदम बहुत ज्यादा करीबी, यानी प्रधानमंत्री कह दे कि बेटा अभी जान दे दो, अभी गोली मार लो, अभी दिल निकाल करके दिखाओ कि प्रधानमंत्री की फोटो छपी हुई है कि नहीं, हनुमान जी बन जाओ, है? तो उनमें से सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कर देंगे, हनुमान जी की तरह दिल चीर करके दिखा देंगे कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम लिखा है ना, प्रधानमंत्री ही होगा। तो ऐसे जो कुछ लोग होते हैं जो उसके खास खास विश्वास पात्र होते हैं, उन लोगों के समूह को किचन कैबिनेट कहा जाता है, जिनसे प्रधानमंत्री हर मामले में डिस्कस करता है और हर मामले में डिस्कस करके महत्वपूर्ण चर्चा विचर्चा करके और फिर कोई निर्णय लेता है। और यह जरूरी नहीं है कि किचन कैबिनेट जो है उसमें केवल मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य ही रहे, उसमें प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई गैर सरकारी संगठन के लोग हैं वो भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी उसका सदस्य हो सकता है। लेकिन उसकी संख्या क्या है, ध्यान रखिए, कैबिनेट केवल 5 या 6 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। और आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है वर्तमान समय में। तो अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज देखना कि अगर आपको याद हो, नोटबंदी का फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला, लॉकडाउन का फैसला और जम्मू कश्मीर के विभाजन का फैसला, ये जितने भी मामले थे, इन सभी मामलों पर बहुत ही गुप्त मंत्रणाएं हुई थी, ओपन नहीं किया जा सकता था। सरकार के ये ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन फैसलों के बारे में अगर पूरे मंत्रिमंडल को पता रहता तो यह खबर लीक होने की संभावना रहती और ये चीजें प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं की जा पाती। तो ऐसे में जब बहुत महत्वपूर्ण मामलों में कोई कार्य करना होता है तो प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने खास 4-5 लोगों को मिलाकर के काम करते हैं। जैसे आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक किचन कैबिनेट का सबसे बड़ा उदाहरण है।
सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता था। देखो तो हमारे प्रधानमंत्री थे, फिर उनके साथ अमित शाह थे वहां पर, निर्मला सीतारमण शायद थे या अरुण जेटली थे वहां पर, और हमारे एनएसए थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, वो थे। यानी कि 4-5 लोग थे जिन्होंने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेंगे। ठीक, तो 2015 की स्ट्राइक और बाद की स्ट्राइक ये सारी की सारी किचन कैबिनेट के फैसले पर ही हुई। ऐसे ही बाकी के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर मैं पूरे मंत्रिमंडल से बात करूंगा तो या तो समय ज्यादा लग जाएगा या वो खबर कहीं ना कहीं लीक हो जाएगी और किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी, तो ये महत्वपूर्ण मामला सुलझ नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो केवल अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ बैठक करता है, उनके साथ निर्णय करता है और फिर उस निर्णय को वो बाद सभी मंत्रियों को बोल देता है कि भाई देखो, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जम्मू कश्मीर का विभाजन करना चाह रहा हूं, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करना चाह रहा हूं, और जम्मू इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनसे मैंने सलाह मशविरा कर लिया है और अब तुम सबको जाकर के इस फैसले का समर्थन करना है। तो बाकी सभी लोग सेम एज इट इज करते हैं जैसे वो किचन कैबिनेट फैसला दे देती है। तो आपने देखा, एक संरचना मैं बना देता हूं कि कैसे कैसे संरचना देखोगे। तो भारत के निर्णय निर्माण की जब हम बात करते हैं तो इस संरचना को देखना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए किचन कैबिनेट के संदर्भ में। तो मैं आपके लिए यहां पर एक और स्लाइड ऐड करके आपको मैं समझाता हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आपने देखा सबसे पहले मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, इसको हम करते हैं विशाल, विशाल, ठीक है। अब इस मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे मंत्रिमंडल, छोटा आकार, ठीक है, छोटा आकार है। और इसी मंत्रिमंडल का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक। और ये अत्यंत संक्षिप्त, ठीक है, अत्यंत संक्षिप्त निकाय, यानी कि बहुत ही छोटा निकाय है। तो इसका आंकड़ों को अगर देखें तो हम इसको देख सकते हैं यहां पर कि 60 से 70 हो सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि 18 से 22 हो सकते हैं। और इसको अगर हम देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 से 5 हो सकते हैं। तो ये अंतर आपको समझना होगा दोस्त इधर, ठीक है, कि मंत्री परिषद का ही अंग मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल का ही एक अनौपचारिक रूप किचन कैबिनेट के रूप में होता है। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप होता है जो किचन कैबिनेट होता है। इस चीज को समझ लेना है, ठीक। और जब भी हम बात करते हैं सरकार, जब भी हम बात करते हैं सरकार, तो सरकार का मुख्य, सरकार इसको कहते हैं, ठीक है, अभिप्राय यही है। लेकिन ये क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, प्रमुख, प्रमुख है। और इसमें भी सबसे प्रमुख जो है, सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख निर्णय वो किचन कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम मंत्री परिषद को सरकार कहते हैं और मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग जो है वो किचन के वो मंत्रिमंडल करता है। तो इसका मतलब सरकार का मतलब कैबिनेट हो गया। और उस कैबिनेट में भी एक ऐसी संस्था है जो अनौपचारिक रूप से बनी हुई है, जो जिसका संविधान में कहीं पर कोई वर्णन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा नहीं है कि किचन कैबिनेट होगी। वो सारी की सारी शक्तियों का अंतिम रूप से प्रयोग करती है, जिसको हम किचन कैबिनेट कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक और मंत्रिमंडल होता है जिसको हम बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल। तो इस छाया मंत्रिमंडल क्या है इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद इसको हम समझेंगे कि ये छाया मंत्रिमंडल क्या है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा कि इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली, शब्दों को ध्यान रखना, प्रभावशाली, पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। यानी कि जब आप देखते हो आपके परिवार में, आपका एक बड़ा सा परिवार है और उस परिवार में आप अपनी बात सभी के साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 4-5 भाई बहन हैं,
तो आप अपनी बात सभी भाई बहनों के साथ नहीं कर पाओगे। आप केवल उस भाई या उस बहन के साथ खुल करके बात कर पाओगे जो आपके साथ स्नेह रखता है ज्यादा और आपके साथ बहुत विश्वास पात्र है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि भाई इससे मैंने कुछ बोल दिया तो बात नहीं जाएगी। या ऐसा ही दोस्तों में भी होता है। जब आप एक बड़ी क्लासरूम में होते हैं, जब आप देखो इसको समझिए, जब एक बड़ा विद्यालय होता है तो उसको मान करके चलिए वो विद्यालय हो गया मंत्री परिषद के जैसा, और उस विद्यालय में एक क्लास होती है जो आपकी खुद की कक्षा होती है, 11वीं कक्षा, ठीक, उसको मान करके चलिए कि वो हो गया एक मंत्रिमंडल के जैसा। अब उस मंत्रिमंडल में आप मान लीजिए आपको कुछ फैसला करना है, कुछ बात बतानी है, तो उस पूरे की पूरी क्लास में सबसे तो बात करोगे नहीं, आप अपने दोस्तों से करोगे। अपने दोस्तों में भी सबसे विश्वास पात्र जो दोस्त है उसको ही बात बताओगे। कोई भी बात कि भैया मेरे को वो पसंद है, स्कूल में इस तरीके की बातें करते ना, यार क्या करें, बड़ा लड़का वो पसंद है यार, बड़ी पसंद है वो लड़की, इस तरीके से बातें आप करोगे तो पूरी क्लास से तो चर्चा करोगे नहीं, आप अपने ही विश्वास पात्र को बताओगे, तो आप दोनों के बीच में ही बात रहेगी, है ना। तो वो किचन कैबिनेट होती है एक तरीके से। हां, अगर आपको बात लीक करनी है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, सब तक पहुंचानी है, तब आप कैसे करते हो? किसी भी एक व्यक्ति के पास जाकर रैंडमली क्लास में जाकर बोल देते हैं कि देख मैं तेरे पे विश्वास करके बता रहा हूं, ये बात तू किसी और को बताइए मत, है ना। खास करके उस फलाना फलाना लड़के या फलाना फलाना लड़की को तो बिल्कुल मत बताना, है ना। मैं उसके बारे में जो भी बताने जा रहा हूं या बताने जा रही हूं, तो जैसे ही आप वो बात बताते हो तो सामने वाले के पेट में पचती नहीं, गैस बनने लगती है ना, वो पेट में प्रेशर बनने लगता है। तो जब तक वो उसी व्यक्ति को या दूसरे लोगों को बता नहीं देते तब तक वो प्रेशर रिलीज नहीं होगा। तो फिर वो दूसरे के पास जाकर के बताएंगे कि देख बहन, ये है ना, मैं तेरे को विश्वास करके बता रही हूं कि, या देख भाई मैं तेरे को विश्वास करके बता रहा हूं, मेरे दोस्त ने मेरे को कहा था और उसने मेरे को कहा था किसी को मत बताइयो, लेकिन तू मेरी दोस्त है या तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो तू भी किसी को मत बताइयो, है ना। तो ऐसे करते 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 वो पूरे जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल में कॉलेज में वो बात पहुंच जाती है। तो वो बात ऐसी घटना ना हो इसलिए मंत्री परिषद जो है उसको साइड लाइन किनारे करके रखा जाता है। मंत्री परिषद के बाकी मंत्रियों को, केवल कुछ खास खास व्यक्तियों को समूह ही निर्णय निर्माता का भूमिका निभाता है जो मंत्रिमंडल होता है, और उस मंत्रिमंडल में भी किचन कैबिनेट सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। और इसको ध्यान रखना है कि यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। न केवल इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक। और भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है। इंदिरा गांधी के जमाने से इसका कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी से पहले भारत में इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब इंदिरा गांधी आए तो उनके जमाने में आंतरिक कैबिनेट, जिसको किचन कैबिनेट कहा जाता है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली थी, और वहीं से ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लगातार बढ़ता चला गया और आगे लगातार आता चला गया, ठीक है। अब ऐसे में देखना है, ये आकार वगैरह ये आपने सारा देख ही लिया, ये सारी चीज देख ही लिया। अब एक और चीज समझनी है। अब आपसे ये सवाल उठा लिया जाए कि भाई भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का जिक्र है 74 और 75 आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का जिक्र है, तो इन संवैधानिक संस्थाओं का ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाता नीति निर्माण में या निर्णय निर्माण में? प्रधानमंत्री आंतरिक रूप से एक किचन कैबिनेट जो है इसको ज्यादा भूमिका क्यों देते हैं? इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, जबकि इसका संविधान में वर्णन भी नहीं है? तो इसका सबसे प्रमुख तर्क जब आप दोगे तो आप यह बताना कि ये एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। निर्णय डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है और प्रधानमंत्री उन महत्वपूर्ण मामलों को गुप्त रूप से रख भी सकता है, गोपनीय रूप से रख भी सकता है। सभी लोगों तक वो बात लीक भी नहीं होती। ज्यादा लोगों के मुकाबले कम लोग किसी भी निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने परिवार में आपको गाड़ी लेनी है, एक कार लेनी है, और आप उस कार लेने का फैसला जो है वो अपने पूरे परिवार के, अपने पापा, अपने मम्मी, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने दादा, ठीक है, इन सब से अगर पूछ करके लोगे तो हो सकता है कि आपको काफी समय लग जाए कार लेने में,
क्योंकि सबकी सहमति होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई कहेगा लाल रंग की लेंगे, कोई कहेगा मर्सिडीज लेंगे, कोई कहेगा टाटा नैनो लेंगे, कोई कहता 2 व्हीलर बाइक ही ले लो, कोई कहता साइकिल चलाओ सेहतमंद रहोगे। लेकिन अगर आप ये फैसला केवल 1 या 2 लोगों के साथ मिलकर ही ले तो फैसला जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और तुरंत गोपनीय भी रहेगा, ज्यादा लीक होने की संभावना भी नहीं रहेगी। यह चीज ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि किचन कैबिनेट की बैठकें लगातार होती रहती हैं, सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटाती हैं। सबसे प्रमुख बात कि यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। यानी कि गोपनीयता आपको यहां से मिल जाती है, बरती जा सकती है। अब इसके कई सारे दोष भी हैं। यह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, मुख्य परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आना संभावित है, आएगा भी। सवाल यह आ जाएगा कि संवैधानिक प्रावधानों के अलावा या संवैधानिक प्रावधानों के उत्तरोत्तर किचन कैबिनेट का प्रयोग आज की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा या महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके गुण व दोषों के ऊपर एक विस्तृत लेख लिखिए, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। या एक और सवाल पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था किचन कैबिनेट के रूप में सिमटती चली जा रही है, कथन की स्पष्टीकरण करें या आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इस तरीके से सवाल जो है आपका यहां पर बन जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके जो दोष हैं उन दोषों को समझ लीजिए। इसके कई दोष भी हैं, कई इसके समस्याएं भी हैं, नुकसान भी हैं। सबसे पहला क्या कि हमारी लोकतंत्र की जो वास्तविक अभिव्यक्ति है, जिसमें सभी लोगों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, सभी लोग आपस में मिलकर के फिर किसी मामले पर सहमति पर पहुंचते हैं, उसका उल्लंघन करती है। क्यों? क्योंकि किचन कैबिनेट में 4 या 5 लोग हैं, 3 या 4 ही लोग हैं, तो इसका मतलब शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया, जो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत और लोकतांत्रिकरण के सिद्धांत के विपरीत जाती है। ऐसे में एक प्रधानमंत्री को तानाशाह होने में की संभावना बनी रहती है, शासन जो है वो निरंकुश बनने की संभावना बनी रह सकती है। यह चीज है। दूसरी चीज, इसमें बाहरी व्यक्तियों का भी प्रवेश है, यानी कि जो व्यक्ति सरकार में नहीं है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के मित्र हो गए या प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य। तो ऐसे में इससे क्या होगा कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी उलझ सकती है ना, संविधान की कानूनी रूप से उलझ जाएगी, ये चीज है। तो इन सबको समझना है, ये दोष देते हुए बताते हुए आपको चले जाना है, आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। और यह देख लेना है कि अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रचलन में है तथा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली है, ठीक है, यह चीज देखिए। अब चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको एक स्लाइड यहां पर ऐड करना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा, और मैं आपको छाया मंत्रिमंडल समझाता हूं अब कि ये छाया मंत्रिमंडल आखिरकार है तो क्या है और किस तरीके से काम करता है। शैडो कैबिनेट बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलेंगे छाया मंत्रिमंडल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही किचन कैबिनेट था, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो आपको ये नए कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है जहां से प्रश्न बनता है। तो जब हम छाया मंत्रिमंडल की बात करते हैं, छाया मंत्रिमंडल की, तो एक चीज समझिए। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि संसद में जो निम्न सदन है, ठीक है, सरकार कहां बनती है, सरकार जो कहां बनती है वो संसद के निम्न सदन में बनती है, ठीक है, संसद के निम्न सदन में, निम्न सदन में, यानी कि लोकसभा में भारत में, ठीक, और ब्रिटेन को देखोगे तो उसके भी निम्न सदन में। तो ऐसे में जब सरकार होती है तो निम्न सदन मान लीजिए लोकसभा होता है, तो लोकसभा में 2 चीजें होती हैं। एक जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं पक्ष, ठीक है, यानी कि सरकार, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलेंगे विपक्ष, यानी कि जो सत्ता में नहीं है। अब मंत्रिमंडल जो है, सरकार जो है मंत्रिमंडल बनाती है,
सरकार मंत्रिमंडल बनाती है, जो कि औपचारिक होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं औपचारिक। औपचारिक। अब ये कॉन्सेप्ट जो आया छाया मंत्रिमंडल का, ये आया ब्रिटेन से। इस चीज को समझना। अब एक और ध्यान रखिए, अब ब्रिटेन को अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन में क्या है, एक चीज समझनी है कि ब्रिटेन में आमतौर पर पहले बड़े लंबे समय तक दो दलीय पद्धति चली रही है, यानी कि दो ही दलों का प्रभुत्व रहता था। फिर बाद में एक और पार्टी आ जाने से तीसरी पार्टी भी वहां पर आई, ठीक है। तो तीन पार्टियां वहां पर आमतौर पर सत्ता के संघर्ष में लिप्त रहती हैं। अब ब्रिटेन में एक प्रणाली थी कि जब सरकार बन जाती थी, प्रधानमंत्री बन जाते थे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाते थे, और वो मंत्रिमंडल, अभी अभी आपने देखा कि मंत्रिमंडल सरकार के सारे कामों को करता है, निर्णय लेता है, महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद के सामने रखता है, चर्चा विचर्चा में महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं वो वाद विवाद के समय अपनी प्रस्तुति करते हैं। कहने का मतलब सरकार का सारा संचालन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं छाया मंत्रिमंडल। तो ये जो विपक्ष होता है ना, ये छाया मंत्रिमंडल बनाता है, इसको हम बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। भारत में नहीं बनता है। अगर हम बात करें तो इधर हम लोकसभा को अगर हटा दें यहां पर, तो अगर हम ब्रिटेन का निम्न सदन रखें, निम्न सदन लिख देते हैं केवल, और ब्रिटेन लिख देते हैं, तो जो विपक्ष होता है वो एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मान करके चलिए जैसे आपका एक शरीर, आपका शरीर है, आप धूप में निकलते हो, ठीक है, और धूप में निकलोगे तो धूप में निकलने पर आपकी परछाई आपके साथ साथ रहती है, जैसा आप करते हो वैसा आपकी परछाई भी करती है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ब्रिटेन में एक बनाया गया कि जैसा काम सरकार करेगी, सरकार जब प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी दल पार्टी है, वो भी अपना एक अनौपचारिक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक ऐसे ही जब पक्ष के लोग, जो सरकार है, जब मंत्रिमंडल के अलग अलग मंत्री नियुक्त करते हैं, सदस्य नियुक्त करते हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे ही जो विपक्षी पार्टी है वो भी अपने अलग अलग मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से नियुक्त करती है कि भैया ये हमारे शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हैं। तो ऐसे में जैसा संगठन सरकार का होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा डिट्टो एक दूसरा वैकल्पिक संगठन जो है वो विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि ये क्यों बनाया जाता है? क्या कहीं विपक्ष बंदर तो नहीं, बंदर की तरह नकल करता है, नकलची बंदर है, कॉपी कैट, या बिल्ली नहीं कॉपी कैट, जो देखो वैसा क्या, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा, है ना, जैसे नकलची होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि नकलची की बात नहीं है, ये कॉपी की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। विपक्ष जो है ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल इसलिए बनाता है ताकि जब संसद में किसी भी मुद्दे के ऊपर, मान लो सरकार का रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कोई नीति बता रहे हैं और किसी देश के साथ अपने विवादों के संदर्भ में समझा रहे हैं और उसके समाधान के उपाय सुझा रहे हैं, तो वैसे की वैसे उसी परिस्थिति की एक दूसरा विकल्प, एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया जा सके इनके द्वारा। तो जो छाया मंत्रिमंडल है उसके माध्यम से ये कोशिश करते हैं, ये अपनी जनता को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो, अगर हम सरकार में होते, हम सत्ता में होते, तो हम इस निर्णय पर, इस मुद्दे पर इस तरीके से फैसला लेते। और इसका फायदा ये होता है कि जो सरकार है, सरकार का जो मंत्रिमंडल है, जो सत्ता में है, जो काम करता है, जो औपचारिक मंत्रिमंडल है, वो अधिक सतर्क रहता है, जागा रहता है, चौकन्ना रहता है, वो सो नहीं सकता, परेशान नहीं, मतलब अवॉइड नहीं कर सकता महत्वपूर्ण मुद्दों को, ये रहता है। और उसको हमेशा इस वैकल्पिक नीति बना करके रेडी रखनी होती है कि अगर विपक्षी दलों ने हमसे अच्छी पॉलिसी बता दी तो क्या होगा। एक तो ये फर्क होता है। दूसरा ये होता है कि मान लो बाई चांस कई बार जो विपक्षी, जो छाया मंत्रिमंडल है, उन्होंने कुछ बेहतरीन उपाय सुझा दिया, कोई बेहतरीन विकल्प प्रस्तुत कर दिया, कोई बेहतरीन पॉलिसी प्रस्तुत कर दी, तो उस पॉलिसी को सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो उसकी अच्छी अच्छी चीजों को अपना लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि वो पॉलिसी जो सरकार लाने वाली थी वो और बेहतर तरीके से काम कर सकती है।
तो एक लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो बहुत मजबूत होती चली जाती है छाया मंत्रिमंडल के कारण, शैडो मंत्रिमंडल के कारण। और आपको जनता को तुलना करने का अवसर मिल जाता है कि भैया इनकी नीति किस तरीके से थी और सरकार की नीति किस तरीके से थी। तो ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन इतना विकसित होता चला जा रहा, इतना डेवलप्ड रहा, तो उसका एक प्रमुख कारण छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट जो है इसका कॉन्सेप्ट भी रहा है। भारत में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इतनी जहमत उठाती नहीं है कि कौन तो छाया मंत्रिमंडल बनाए, कौन जिम्मेदारी ले, कौन इतना रिसर्च करके आए कि क्या अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, कैसे हम सुधार सकते हैं। हमारे देश में तो कोई भी विपक्ष रहा हो, कोई भी आजादी के बाद से आज तक कोई भी विपक्ष रहा हो, उसने इस मामले में कभी सोचा ही नहीं, और ना ही उन्होंने कभी ध्यान से इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसको प्राथमिकता भी दी, नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भैया अगर हमने छाया मंत्रिमंडल बना लिया तो कहीं हमारी अच्छी बातें और जो हमारी अच्छी नीतियां हैं वो सरकार ना अपना ले, और सरकार अगर अपना लेगी तो सरकार ज्यादा अच्छा काम करेगी, तो जनता जो है वो सरकार की ही वाहवाही करेगी अंतिम समय में, और उस सरकार को ही बाद में फिर से वोट मिल जाएंगे। तो विपक्ष का यहां पर हमारे देश में काम आमतौर पर व्यवहारिक रूप से क्या रह गया कि भाई हम तो है ना बस दोष निकालेंगे, हम तो हर चीज में इतने दोष निकाल देंगे, इतने दोष निकाल देंगे कि सरकार कंफ्यूज हो जाएगी कि गुण कहां है दोष कहां है ना, चुलबुल पांडे वाला डायलॉग। तो वो उसी के ऊपर केवल विरोध का विरोध करने के लिए करते हैं। इतनी जहमत कहां उठाए कि रिसर्च करके आएंगे, खूब पढ़ लिख करके आएंगे, सारे आयामों पर चर्चा विचर्चा करके आएंगे, और फिर बताएंगे कि देखो भाई सरकार इस पॉलिसी में हमें लगता है कि आप इस तरीके से कदम उठाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए। लेकिन यहां पर विपक्ष जो है वो देश की नहीं दल की पहले सोचते हैं कि हमारे दल के लिए बेहतर क्या होगा, विपक्ष के लिए नहीं सोचते। ठीक, चलिए, तो ये होगा छाया मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट। अब इससे सवाल आपसे आ सकता है जीएस के पेपर नंबर 2 में, और क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपसे पुटअप किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि छाया मंत्रिमंडल का सिद्धांत या छाया मंत्रिमंडल की संकल्पना भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सजग व सचेत बनाने का कार्य कर सकती है यदि निष्ठापूर्वक इसे अपनाया जाए। कथन की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें या आलोचना करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, चर्चा विचर्चा करें। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, या आपसे सीधा सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है कि छाया मंत्रिमंडल क्या है, भारतीय परिस्थितियों में क्या इस प्रकार का प्रयोग सफल सिद्ध हो सकता है, तर्क वितर्क करें। इस तरीके से एक सवाल जो है जीएस के पेपर नंबर 2 में आपका बन जाएगा, वो यहीं से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं। मंत्रिमंडल हो गया, जितने भी लोग बटने हुए मेरे दोस्त यहां पर हैं, क्या आपको ये चीज समझ में आया, क्या क्लियर हुए? मैं मान करके चल रहा हूं आप में से जितने भी दोस्त स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं उनको कम से कम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच में आज के बाद कभी कोई विवाद हुआ तो परेशानी नहीं होगी, उलझन नहीं होगी, हाँ या ना? अगर सही है तो जल्दी से थम्स अप दो, जरा एक बार थम्स अप देकर को बताओ। किचन कैबिनेट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और शैडो कैबिनेट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, छाया मंत्रिमंडल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? तो अब इज्जत रख लेना, हमारी भी लाज रख लेना कि पॉलिटी पढ़ी है, पता चले कभी सवाल आया और सवाल गलत कर दिया और फिर तुमसे कोई पूछे किसने पॉलिटी पढ़ाई थी, वे कहोगे ललित सर ने, तो फिर जाकर के कहोगे इज्जत गिरा दो, है ना? तो हमने हमारी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया, आपको भी ध्यान रखना है। वीडियो को 2-3 बार देखना है, तो 2-3 बार देखोगे तो आपको बड़े डिटेल में समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब एक और बात देखते हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं, चलिए बिल्कुल बिल्कुल हाउस द जोश, हाई सर के साथ, हाई जोश के साथ चलते हैं। अब एक चीज तो ठीक है, आपने देखा कि मंत्रिमंडल बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा ही पावरफुल होता है मंत्रिमंडल, ठीक, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी होती है जब मंत्रिमंडल में अनबन रहती है और मंत्रिमंडल में भी किसी भी मामले पर आम सहमति नहीं बन पाती, और वो परिस्थिति अगर आप देखोगे तो उस परिस्थिति को दोस्त कहते हैं गठबंधन की सरकार। और गठबंधन की सरकार के कुछ जो हैं लाभ नुकसान दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसको देखिए कि जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रहीं। और इसका उदाहरण अगर आप लोगे तो आप एक चीज देख लीजिए, अगर मैं आपको कहूं
अगर मैं आपको कहूं कि जवाहरलाल नेहरू के काल में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बहुत पावरफुल थे तो आप कहोगे हाँ। इंदिरा गांधी के काल में मैं कहूं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बड़े पावरफुल थे तो भी आप कहोगे हाँ। राजीव गांधी के काल में भी यही कहोगे, और मैं कहूं नरेंद्र मोदी के काल में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बड़े सशक्त रहे हैं, उन्हीं का ही फैसला अंतिम रहा है, तो आप कहोगे हां। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपको कहूं कि पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी के काल, मनमोहन सिंह का काल, इंद्र कुमार गुजराल का काल, और भी बाकी जो हमारे गठबंधन के मोरारजी देसाई का काल, चरण सिंह का काल, ये जितने भी गठबंधन के दल के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे हैं उसमें आप देखोगे तो मंत्रिमंडल जो मजबूत नहीं रहा, उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत कमजोर रही। कारण क्या था कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो कई सारे लोगों से, कई सारे दलों से मिलकर के बनती है, तो ऐसे में सरकार को सभी दलों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। किसी भी दल को वो नाराज नहीं कर सकते। अगर किसी को नाराज कर दिया तो वो समर्थन वापस ले लेगा, और समर्थन वापस अगर उसने ले लिया तो फिर उसका परिणाम आपको पता है कि सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में सरकार को हमेशा दबाव में काम करना पड़ता है, और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अपनी पसंद के सभी व्यक्तियों को नहीं ले पाता है, उसको गठबंधन दलों के दबाव में आकर दूसरे उन घटक दलों के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता है, और ऐसे में मंत्रिमंडल जो है वो एकमत नहीं हो पाता है। इस चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना कि परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारें देखी, इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रहीं। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। तो इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। ये मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी, तो इसको समझिए। तो 1971 की अगर हम बात करें तो ऐसे में मंत्री, प्रधानमंत्री का जो कद था वो इतना लंबा कद होता था, और जो विपक्षी दल थे वो बिल्कुल एकदम हाशिए पर रहते थे, नीचे रहते थे, ठीक है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते थे, डंडा मारने की कोशिश करते थे। यहां पर ये कार्टून में अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया गया है और इधर इंदिरा गांधी को दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी, जब गठबंधन की सरकारें नहीं होती थी, तब उन अकेले का कद इतना बड़ा था, और विपक्षी दल जितना भी दांव पेच चला ले, अगर मान लो पत्थर भी मारते हैं तो वो टूटने का डर नहीं रहता था। फिर उसके बाद वो 1999 के ऊपर आते, कार्टून बता करते हैं, और उसमें बताते हैं कि 1999 का जो प्रधानमंत्री का कद है वो दिखाया तो बराबर है, इसके बराबर, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वयं का कद इतना बड़ा नहीं था, उनके नीचे बाकी लोग भी थे। ये देखो, और ये बाकी के लोग कौन है? ये गठबंधन के लोग हैं। ये गठबंधन, और इसमें यहां पर आप देखो कि सोनिया गांधी को दिखाया गया है इनको तोड़ने के लिए फेंकते हुए, दिखाते हुए। तो गठबंधन के ऊपर अगर हमला किया जाएगा तो गठबंधन टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसीलिए 1990 के दशक में भारत में खूब सारी सरकारें आई, खूब सारी सरकारें बनी। प्रधानमंत्री का कद जो है गठबंधन काल में इतना सा हो जाता है, केवल इतना हो जाता है प्रधानमंत्री का कद, और जो अगर गठबंधन का काल नहीं है तो इतना बड़ा कद होता है प्रधानमंत्री का। इसका मतलब यह है कि जब एक दल की बहुमत वाली सरकार होती है तो प्रधानमंत्री सशक्त हो जाता है, मंत्रिमंडल सशक्त हो जाता है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है अपने आप ही, और मंत्रिमंडल के निर्णय जो है वो भी मैनिपुलेटेड रहते हैं, वो भी इतने सशक्त, स्ट्रोंग नहीं रह पाते। ये चीज आपको समझना है। अब इसमें एक और चीज है, जब गठबंधन की सरकार होती है तो ऐसे में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में। और इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरी क्या चीज हुई? सबसे प्रमुख चीज जो हुई वो ये हुई कि जब प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका कोशिश यही रहता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण आप देखोगे अपॉइंटमेंट्स हैं, उन अपॉइंटमेंट्स में सरकार के समर्थन वाले व्यक्ति या प्रधानमंत्री की पसंद वाले व्यक्ति ही जाएं। मंत्रिमंडल में भी प्रधानमंत्री की पसंद वाले ही व्यक्ति रहें। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो जो नियुक्तियों का मामला आता है, अपॉइंटमेंट्स का मामला आता है, उसमें प्रधानमंत्री की अकेले की सत्ता नहीं चलती।
अब अगर अब वर्तमान में आप देखते हो कि भारत में नरेंद्र मोदी की बड़ी सशक्त सरकार है, प्रधानमंत्री का ही डंका बोलता है, जैसा उन्होंने कह दिया वैसा सारा होता है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत है लोकसभा में। अब अगर मान लो कि लोकसभा में उनको पूर्ण बहुमत ना होता और जो वर्तमान में 300 के करीब सीटें हैं उनकी, उसकी बजाय इनको केवल 160 170 सीटें ही मिली होती और इनकी सरकार 6-7 दलों के कॉमन एक मेलजोल के साथ गठबंधन से सरकार बनती, तो क्या आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतनी सशक्त भूमिका निभा पाते या इतने स्ट्रांग हो पाते? बिल्कुल नहीं हो पाते। उनको भी बाकी लोगों से मेलजोल बढ़ा करके, बातचीत करके उनके अनुसार चलना पड़ता। तो जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती तो उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में गठबंधन दलों के दबाव के कारण उनकी गठबंधन दलों के पसंद के व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से वहां पर कुछ नहीं कर सकता, यह चीज कर लेना है। ठीक, ये एनसीईआरटी की 11th क्लास है। 11th क्लास की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है जिसको आपको देखना है। तो इसका मतलब तीसरा क्या है, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगता है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता, यानी कि उसको गठबंधन पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, अपनी मनमर्जी से चीजें नहीं कर पाते। अब यही देखो, गठबंधन की अगर बात करें तो सरकार में आप देखोगे तो ये सरकार है, इस सरकार को दिखाया गया हाथी के रूप में। यह हाथी एक सरकार का यहां पर अंतर दिखाया गया है और इसमें आप देखो इस सरकार को चलाने वाला जो महावत है वो कोई एक ना होकर के खूब सारे लोग हैं। तो अलग अलग पार्टियों के नाम लिखे हैं, ठीक है, और ये सब लोग मिलकर के फिर सरकार चला रहे हैं। और केवल यही नहीं, इन पार्टियों के अलावा और भी लोग हैं, जैसे हमारे ये चश्मे वाले भाई साहब माफिया हो गए, ये हमारे व्यक्ति सूट बूट वाले बिजनेसमैन हो गए, पुलिस हो गई, है ना, नौकर साहब बाकी के हो गए, न्यायपालिका हो गई, हमारे नेता हो गए, ठीक है, और ये हो गई हमारी सरकार। तो हमारी सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के पीछे इतने सारे लोगों का प्रेशर रहता है, इतने लोगों का दबाव जो है वहां पर रहेगा। गठबंधन के दौर में आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज है कि गठबंधन की भी जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार का गठबंधन होता है। अब ये शादी वाला गठबंधन तो है नहीं कि भैया वो गठबंधन एक ही बार होगा, जब 7 फेरे लोगे तभी गठबंधन होगा, 7 फेरे नहीं लोगे तो गठबंधन नहीं होगा। तो ये वाला गठबंधन तो ऐसा है कि 2 तरीके से गठबंधन कर सकते हैं। एक चुनाव से पहले, यानी कि शादी से पहले, विवाह से पूर्व, और एक चुनाव के बाद, यानी कि एक विवाह के बाद। यह चीज आप समझिए। तो 2 तरीके के गठबंधन है। भारत में 1990 का जो दशक था, 1990s का, उस समय चुनाव के बाद गठबंधन की प्रवृत्ति जोरों पर थी। इलेक्शन सभी पार्टियां अकेले दम पर ही लड़ती। जब सबको बहुमत नहीं मिलता तो बाद में जिसको जितनी जितनी सीटें मिली रहती वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करती। और वो वाला गठबंधन का स्वरूप है, वो मौका परस्त स्वरूप होता है, उसको ज्यादा बोला जाता है मौका परस्ती वाला। और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब विधायकों, सांसदों की जो खरीद फरोख्त है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में कोई एक स्थिर सरकार नहीं बन पाती है। नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी दलों की नहीं रहती। सब मौका परिस्थिति देखते हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और कभी भी उसका गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए 1990 के दशक में सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें बनी और बिगड़ी, वो चलता रहा। लेकिन 1999 के दौरान से, 1999 के बाद की हम बात करते हैं, 1999 से पहली बार भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई प्रकार के गठबंधन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, और जिसको हम बोलते हैं चुनाव पूर्व गठबंधन, इलेक्शन से पहले का गठबंधन। और जो चुनाव पूर्ण गठबंधन होता है उसमें क्या होते हैं कि कुछ दल इलेक्शन से पहले ही आपस में अपनी सहमति से मित्रतापूर्वक एक टीम बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, और वो ये बोलते हैं कि भाई ये इलेक्शन जो है हम सारी पार्टी आपस में मिलकर के लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। यानी कहते हैं ना, विवाह से पहले जीने मरने के वो जो वादे किए जाते हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे ये पार्टियां जो है साथ जीने मरने के कुछ वादे कर लेते हैं, कुछ काम निर्धारित कर लेते हैं। तो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में इस गठबंधन के सभी दल मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं।
एक ही पार्टी के कैंडिडेट हर जगह इलेक्शन ना लड़ करके गठबंधन दल के जो कुछ कुछ लोग हैं वो आपस में मिलकर के इलेक्शन में खड़े होते हैं और इलेक्शन में लड़ते हैं। अब ऐसे में बहुत संभावना होती है कि कोई ना कोई गठबंधन जो है वो सरकार बना जाएगा। तो 1999 से यही हुआ कि चुनाव पूर्ण गठबंधन हुए एनडीए के नेतृत्व में, और एक यूपीए बना, एक एनडीए बना। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बना, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए बना, और एक संयुक्त मोर्चा भी बना जिसमें बाकी छुटपुट दल जो इन दोनों पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने एक संयुक्त मोर्चे की सरकार भी बनानी शुरू की। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे में ये वाला गठबंधन थोड़ा स्थायी होता है, थोड़ा मजबूत होता है। इसमें एक नैतिक दायित्व बना रहता है दल के ऊपर कि भाई साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है तो सरकार बनाएंगे, सरकार में काम करेंगे तो भी साथ रहेंगे। तो इस तरीके के गठबंधन के टूटने की संभावना थोड़ी कम रहती है, ज्यादा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टूट ही नहीं सकता। फेविकोल का जोड़ तो है नहीं कि जितना भी जोड़ लगा लो टूटेगा नहीं, है ना। फेविकोल का जोड़ भी टूट जाता है, वो तो टीवी सीरियल में एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है कि फेविकोल का जोड़ है, नहीं टूटेगा। यहां पर तो अच्छे से अच्छा जोड़ टूट जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के गठबंधन भी टूट जाते हैं, लेकिन केंद्र के स्तर पर आज तक 1999 के बाद से ऐसी घटना नहीं देखने को मिली है। 1999 के बाद आप देखोगे 2004 में इलेक्शन हुए तो यूपीए की सरकार बनी, फिर 2009 में इलेक्शन बने तो यूपीए 2 सरकार बनी, 2014 में इलेक्शन हुए, हालांकि एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन इलेक्शन से पहले उन्होंने गठबंधन किया था, गठबंधन के घटक दल उसके साथ जुड़े रहे। ठीक, तो यानी कि केंद्र के स्तर पर किसी भी घटक दल ने जिसने चुनाव से पहले गठबंधन किया था उन्होंने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा। हां, राज्य के स्तर पर ऐसा मामला देखने को मिलता है कि कुछ दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया और इलेक्शन होने के बाद वो गठबंधन तोड़ करके अपने विरोधी दलों के साथ सरकार बना ले गए। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण महाराष्ट्र है, जिसमें आपने देखा पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, कुछ ही दिन में वो गिर गई, फिर उसके बाद आप देखते हो उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। और ये देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और भाजपा दोनों एक ही गठबंधन के सदस्य थे, चुनाव पूर्ण गठबंधन हुआ था। कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, लेकिन जब इलेक्शन जीत गए इलेक्शन में तो फिर शिवसेना और भाजपा के बीच में सत्ता की खींचतान चली कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री खेलने लगे हैं। तो उस केबीएम यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, केबीसी कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, तो उस केबीसी के चक्कर में इतनी खींचतान हुई कि भाजपा ने अपनी ही विपक्षी पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, तो लोकतंत्र के साथ धोखा हो गया। फिर उस एनसीपी ने उनसे समर्थन खींच लिया तो सरकार गिर गई। फिर शिवसेना का मौका आया तो शिवसेना ने अपने दोनों विरोधी दल कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली, तो लोकतंत्र के साथ एक बार दोबारा से धोखा हो गया, है ना। तो इस तरीके की प्रवृत्तियां जो हैं वो बड़ी हैं। इससे मुख्य मुद्दा यह उभर करके आता है कि भारत की राजनीति में नैतिकता का पतन जो है वो चरम पर हो गया। और यहां से प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा में बनेगा और वो ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन भारतीय राजनीति में चुनाव के बाद विरोधी दलों के साथ मिलकर के सरकारें बनाने की प्रवृत्ति राजनीति के नैतिक पतन को इंगित करती है, जो कि जनता या लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। हाल फिलहाल के कुछ उदाहरणों के साथ कथन का विश्लेषण करें, इस तरीके से एक सवाल आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें जो है डाल देनी है। आपको गठबंधन के संदर्भ में बताया हुआ है, तो उसमें बता देना कि चुनाव पूर्ण गठबंधन हालांकि थोड़े स्थायी रहते हैं, मजबूत रहते हैं, केंद्र के स्तर पर अलगाव ये स्थायी रहे हैं, लेकिन राज्यों के स्तर पर एक अलग प्रवृत्ति देखने को मिली है। हां, चुनाव के बाद वाला जो गठबंधन है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं कि निम्न स्तर का कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, एक ऐसी संकल्पना है जो भारत में अधिक कामयाब नहीं रही, क्योंकि 1990 के दशक में इलेक्शन के बाद जो भी गठबंधन हुआ वो सब सरकारें समय से पहले टूट गई और आपस में हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती चली गई, है ना, राजनीति का पतन हुआ। तो बाद में अभी जो आप सुधार के उपाय बताओगे, तो सुधार के उपाय बताते समय आपको विधि आयोग की रिपोर्ट बतानी है कि 1999 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल का कानून है उसमें आमतौर पर हम केवल एक ही पार्टी को दल बदल कानून के तहत रखते हैं, अगर उस पार्टी के सदस्य उसका साथ छोड़कर दूसरे दल के साथ मिल जाते हैं तो विधि आयोग ने कहा था कि जो गठबंधन वाले दल हैं
जिन्होंने चुनाव पूर्व गठबंधन कर लिया है, तो ऐसे गठबंधन दल को भी एक राजनीतिक पार्टी माना जाए, ताकि बाद में इलेक्शन के बाद ये दो दल जो गठबंधन वाले दल हैं, ये एक दूसरे के साथ सत्ता की खींचतान में विश्वासघात करते हुए किसी दूसरे दल के साथ या विपक्षी दलों के साथ मिलकर के सरकार ना बना ले, ताकि जनता ने जो विश्वास इन पर दिखाया उसके साथ विश्वासघात ना कर ले। तो ये आपको बता देना है कि हमें हमारे दल बदल कानून में बदलाव की आवश्यकता है, हमारे जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और उसमें यह प्रावधान स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि विधि आयोग ने 1999 में कहा था कि चुनाव से पहले जो भी पार्टी गठबंधन करे उसको एक दल के रूप में माना जाए, और उसको अगर वो चुनाव के बाद अपना गठबंधन तोड़ती हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही या प्रावधान या उनकी सारी सदस्यता रद्द होने की शर्तें, इस तरीके की चीजें जोड़ देनी चाहिए, ताकि भविष्य में भारत में इस तरीके का नैतिक पतन राजनीतिक प्रणाली में देखने को ना मिले। ये सारी चीजें आप लिखोगे तो आपको बहुत बेहतर उत्तर यहां पर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। तो यही सारी है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको देख ली कि चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। यानी कि प्रधानमंत्री की भूमिका जो है एक लीडर के रूप में ना होकर के कोऑर्डिनेट, एक मध्यस्थकर्ता की हो जाती है। यह चीज आपको गठबंधन में बता देना है। तो सेम इन्होंने यही कहा, सेम ऐसी की ऐसी परिस्थिति राज्यों में भी देखने को मिलती है कार्यपालिका में। तो जिस प्रकार की कार्यपालिका केंद्र में है वैसी ही कार्यपालिका राज्य में भी है, तो दोनों ही कार्यपालिकाओं में एक जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। हां, उसमें थोड़ा सा बेसिक सा अंतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और वो बेसिक अंतर क्या है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि अगर मैं कार्यपालिका लिखूं, यहां पर लिखूं कार्यपालिका, तो इसको अगर मैं यहां पर लिखूं केंद्र, और अगर मैं यहां लिखूं राज्य, तो केंद्र के स्तर पर अगर आप देखोगे तो केंद्र के स्तर पर जहां पर अगर पहला एक देखेंगे राष्ट्रपति आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रपति। इसको मैं एक बड़ी स्लाइड बना देता हूं, आपको स्लाइड ऐड ऑन कर देता हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, मैं आपके लिए यहां पर एक स्लाइड ऐड ऑन कर देता हूं दोस्त। हम तुलना कर रहे हैं कार्यपालिका की, ठीक है, तुलना कर रहे हैं किसकी, कार्यपालिका की, और किस किस के बीच में तुलना कर रहे हैं, हम केंद्र के बीच में कर रहे हैं, ठीक है, और हम राज्य के बीच में कर रहे हैं। ठीक, तो अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर हम करें तो सबसे पहला प्रमुख कार्यपालक जिसके नाम से शासन चलाया जाता है केंद्र में होता है राष्ट्रपति, और राज्य में इसके बराबर का पद इज इक्वल टू यहां पर होता है राज्यपाल होते हैं। ठीक है, 163 आर्टिकल 163 आप पढ़ोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा राज्यपाल के बारे में। फिर दूसरा अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है यहां पर है नहीं। राज्य में कोई भी उपराज्यपाल नहीं होता है। उपराज्यपाल मिलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूप प्ले करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल भी मिलेगा और उपराज्यपाल दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहते हैं, है ना। तो यानी कि वो एक अलग संस्था होगी, यहां पर राज्यों में इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा अगर हम यहां पर बात करते हैं प्रधानमंत्री जो है, तो प्रधानमंत्री के बराबर की सत्ता राज्य में जो होती है वो मुख्यमंत्री की होती है, ठीक। तो मुख्यमंत्री जो भूमिका प्रधानमंत्री संसद में केंद्र के स्तर पर निभाते हैं वही भूमिका मुख्यमंत्री राज्य के स्तर पर निभाते हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज अगर हम देखें यहां पर, फोर्थ चीज, तो मंत्री परिषद, तो यहां पर भी दोनों जगह ही मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद, ठीक है, या कैबिनेट, तो ये यहां पर भी होती है। राज्य में भी मंत्री परिषद होती है या कैबिनेट होता है, ठीक है। और ये कैबिनेट और मंत्री परिषद कहां बनती है, यहां पर लोकसभा में बनती है, ठीक है, लोकसभा में बनती है।
तो जो लोकसभा के कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, सेम एज इट इज यहां पर विधानसभा के होंगे राज्य में, विधानसभा में। तो यही संरचनाएं हैं जो काम करती है इक्वल कार्यपालक के रूप में। जो एग्जीक्यूटिव है वो इस तरीके की संरचना है, कुछ अलग नहीं है, बस केवल नाम अलग है, इनके उत्तरदायित्व अलग है। केंद्र का जो क्षेत्राधिकार है, अगर हम यहां पर बात करें अगर इसको हम बात करें क्षेत्राधिकार की, तो केंद्र का क्षेत्राधिकार जो होता है वो पूरा भारत होता है, और जो राज्य का क्षेत्राधिकार है वो केवल संबंधित राज्य तक रहता है, केवल संबंधित राज्य। यानी कि ये जो कार्यपालिका है राज्य की, वो अपने ही राज्य में सारे कानून नियम बनाती है, और केंद्र के स्तर पर जो है वो पूरे भारत के अखिल भारतीय स्तर तक जो है कानून नियम विनियमन जो है वो बनाए यहां पर जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया, आपने कार्यपालिका समझ ली बहुत अच्छे से। अब ये सवाल यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है, एक मासूम सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। जब मैं छोटा बच्चा था तो छोटा शरारत करता था, है ना, इसी तरीके का गाना। तो छोटा सा नन्ना सा बच्चा आपसे पूछ रहा है, आप भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई आदमी ताकतवर होने के चलते प्रधानमंत्री बनता है, या प्रधानमंत्री बनने के बाद वह ताकतवर हो जाता है? अब बच्चे ने सवाल तो बड़ा गजब का पूछा है दोस्त, कंफ्यूजन हो ही जाएगी आपको अपने आप ही कि कोई व्यक्ति पावरफुल है इसलिए प्रधानमंत्री बनेगा, या प्रधानमंत्री बनने के बाद पावरफुल बन जाएगा। तो दोनों चीजों में अगर आप उत्तर दोगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को उत्तर दो जरा, मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं कि आप लोग किस तरीके तक, किस लेवल तक इस कॉन्सेप्ट को आप लेकर के जाना चाहते हैं। क्या आपका आंसर रहता है? क्या आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके इसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं? तो अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, सीरियस हैं, क्लास में जिंदा रहे हैं और मेरी क्लासेस रेगुलर की है, तो आपको कम से कम एक व्यू पॉइंट बनाने में मुश्किल नहीं होगी। तो इसका उत्तर भी आप इस तरीके से दे सकते हो कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ताकतवर है इसलिए प्रधानमंत्री बने। हां, यह हो सकता है कि एक ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होगी तो जरूरी नहीं है कि ताकतवर व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बने, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दूसरा कह सकते हो, यह बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि अगर प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन जाता है तब तो वो ताकतवर बनता ही बनता है, बाहुबली बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के पद में ताकत होती है, किसी व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं होती है। हां, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है एक भूमिका जरूर निभाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उसकी विचारधारा, वो भूमिका जरूर निभाते हैं, लेकिन जो शक्ति है, जो पावर है, वो व्यक्ति के अंदर ना होकर के पद में होती है। भारतीय संरचना को देखोगे तो जो पोस्ट है, जो पद है, जो कुर्सी है, उसमें पावर है। तो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो अपने आप ताकतवर बन जाएगा। हां, यह अलग बात है कि अगर गठबंधन की सरकार होगी तो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी सर्वशक्तिमान नहीं बन पाएगा। ये चीजें आपको लेकर के समझते हुए यहां पर चलना है। अब एक और है, एक ये चित्र देखो। अब ये गठबंधन की सरकार की वो है। अब इसमें एक व्यक्ति है, एक नेता है, ये अपने घर गए, ठीक। इसमें न्यूज में, कार्टून में, न्यूज में लिखा हुआ है सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट, और यहां पर कार्टून में लिखा गया है कि एक मुख्यमंत्री है, वो विश्वास मत जीतकर भी खुश नहीं है, ठीक है। और ये अपने घर पर जा दो। आपको पता है कि विश्वास मत क्यों लाया जाता है? ताकि आप सदन के, निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सकें, ये बता सकें कि हाँ भाई, मेरे पास सदन में संख्या है, पावर है, और मैं इन लोगों के साथ काम कर सकता हूं। ये चीज आप बता सको, है ना, कि हम सरकार चला सकते हैं, हमारे पास पूरा बहुमत, मेजोरिटी वाली वो है। तो जब विश्वास मत प्राप्त कर लेते हो तो उसके बाद खुश होना चाहिए। लेकिन ये कार्टून में दिखाया गया कि मुख्यमंत्री बेचारा परेशान होकर के गया है, बुरे हालात में, बाल बाल बिखेर करके, कि मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई, मैंने विश्वास मत जीत लिया है ना। विश्वास मत जीतने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं हुई, तो इसका कारण क्या है? इन्होंने कहा कि वे कह रहे हैं कि विश्वास मत जीतने के बावजूद उनकी परेशानियां बरकरार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसका कारण आप बता सकते हो? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कि मैंने विश्वास मत जीत लिया है ना, फिर भी वो परेशान है, फिर भी टेंशन में है, तो वो किस परिस्थिति की ओर इंगित करता है? कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ।
किस परिस्थिति की ओर वो इंगित कर रहा है? चलिए मैं आप सब लोगों का कमेंट देख रहा हूं, परिस्थिति का बताओ। अभी अभी आपने पढ़ी है सारी की सारी, दोस्त इतने अच्छे डिटेल में सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, तो सारी की सारी चीजें आपने देखी ही अभी अभी। हां, गठबंधन होगा, बिल्कुल गठबंधन की परेशानियां दिखाता है कि भैया गठबंधन है, किसी भी समय फिर से सरकार गिर सकती है, फिर दोबारा से जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, फिर से सरकार गिरने का भय जो है हमेशा रहेगा। तो ये गठबंधन की राजनीति के प्रेशर को दिखाता है, तनाव को दिखाता है कि कोई भी सत्ताधारी दल रहेगा वो कितने तनाव में, कितने प्रेशर में, कितने दबाव में रह करके काम करता है। उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि गठबंधन के दल कहीं समर्थन वापस ना ले ले। ठीक, बिल्कुल। चलिए अब अगली बात पर आ जाते हैं, जिसको हम कार्यपालिका का दूसरा स्वरूप। देखो पिछली सारी क्लासेस में आपने राजनीतिक कार्यपालिका समझ ली बड़े डिटेल में, और राजनीतिक कार्यपालिका को मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, तो उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे कभी भविष्य में आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। खास करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट, छाया कैबिनेट, ये जो 7-8 कॉन्सेप्ट जो पिछले 2 दिन से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो इसमें आप भविष्य में कभी भी गलती नहीं करोगे अगर आपने ईमानदारी से मेरी ये पिछली तीनों क्लासेस एनसीईआरटी की जो 11th क्लास का जो चैप्टर देखा है तो नहीं होगा। और मैं मान करके चल रहा हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो एक थम्स अप आप इसके साथ साथ दे दो। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर करते चले जाओ, और जब भी कोई दिक्कत हो तो आपको नंबर मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर मैंने आपको दे ही रखा है, बार बार आता जाता है, उसको नोट डाउन कर लेना, वहां पर पूछ सकते हो, अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हो LY लाइव रेफरल कोड के साथ। अब बात कर लेते हैं आप सबकी एक नौकरशाही की, कार्यपालिका की, स्थायी कार्यपालिका की। देखो 2 प्रकार की कार्यपालिका मैंने बताई थी, एक राजनीतिक जो अस्थायी होती है, एक दूसरी नौकरशाही जो स्थायी होती है। तो इसको मैं एक बार आपको एक स्लाइड के साथ ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसमें एक स्लाइड ऐड ऑन कर देता हूं मैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। न्यू स्लाइड देखोगे तो, और ये चीज देखिए श्योरिटी से मान करके चलिए, दावा मान करके चलिए, इस चीज की गारंटी मान करके चलिए कि इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। जितनी गहराई में जाकर के हम कोशिश करते हैं, जितनी एनर्जी लगा करके कोशिश करते हैं, केवल चीजों को रीड आउट देख करके पढ़ देने की बजाय एक एक चीज को जिस तरीके से समझाया जा रहा है, यही एग्जाम पास कराने का तरीका है। और इसी चीज की हिंदी माध्यम में अभी तक कमी रही है कि चीजों को डिटेल में नहीं समझाया गया, सारी चीजें छोटी छोटी बता दी गई हैं, जिससे आपको गड़बड़ होती है। हमारी प्रवृत्ति भी, अधिकतर स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति भी फिर ऐसी ही बनती चली जाती है कि छोटी छोटी चीजें दे दो, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन गहराई से नहीं जानोगे तो मजे से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एग्जाम आपके ज्ञान से, आपके डेडिकेशन से, आपके हार्डवर्क से तब क्वालिफाई होगा। तो डिटेल में जाना चाहिए। चलिए, तो हम कार्यपालिका की बात कर रहे थे, तो इस चीज को समझिएगा ध्यान से। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं ऐड करके। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक होती है, दूसरी जो होती है वो होती है प्रशासनिक। तो राजनीतिक और प्रशासनिक के अंतर, मुख्य रूप से अंतर क्या होगा? राजनीतिक जो है वो चुनी हुई कार्यपालिका होती है, यानी कि इलेक्शन होता है, वोट होता है। प्रशासनिक में आप क्या देखोगे कि नियुक्त होती है, ये कार्यपालिका जो है वो नियुक्त होती है, इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है, नियुक्ति होती है। दूसरा, चुनी हुई में क्या है? प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? मतलब मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये प्रमुख कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक में मुख्य रूप से सचिव IAS जो ऑफिसर्स हैं, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर यहां पर राजनीतिक कार्यपालिका की लिखें तो ये अस्थायी होती है, अस्थायी यानी कि कभी भी बदल सकती है। 5 साल अधिकतम कार्यकाल होता है, उसके पहले भी रद्द हो सकती है, उससे पहले भी विघटित हो सकती है। ये प्रशासनिक होती है, स्थायी होती है। स्थायी क्यों होती है? क्योंकि इसका कार्यकाल, ध्यान रखें, कार्यकाल जो है या आपके रिटायरमेंट की जो आयु है वो फिक्स होता है। कार्यकाल जो है वो फिक्स रहता है, फिक्स होता है। ठीक, यहां पर क्या है? सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो ये दोनों ही है। अब
प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यपालिका में अगर आप बात करें तो ये कम शिक्षित होती है, ठीक है, कम शिक्षित और जो प्रशासनिक कार्यपालिका है ये उच्च गुणवत्ता प्राप्त और शिक्षित होती है, ठीक है। तो ये तरीका, ये अंतर है आपको जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कार्यपालिका के संदर्भ में, अगर हम राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच में अंतर करें। तो प्रशासनिक कार्यपालिका जो है ये मुख्य रूप से जुड़ी हुई है आप लोगों के साथ, यानी कि आप लोग जब आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की भूमिका आप लोग निभाओगे, और जो नेता जिनके अधीक्षण निर्देशन या उनके अंडर रहते हुए आप काम करोगे वो राजनीतिक कार्यपालिका कहलाएगी, जो चुने हुए लोग रहेंगे, जो आपको आकर के बार बार आदेश देंगे कि भैया अरे ओ कलेक्टरवा, अरे जरा जाकर के एक गांव में जोहड़ खुदवा देना, है ना, जरा भैंस लिया, इस तरीके से आकर के जो आपको आदेश देंगे ना कलेक्टर साहब बोल करके, तो वो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका रहेगी। तो बुनियादी सा अंतर जो है आपके लिए वो यही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रशासनिक कार्यपालिका को, और इसके संदर्भ में सुनते हैं कि क्या चीज होगी। प्रशासनिक कार्यपालिका देखते हैं तो सबसे पहले इसको यहां पर भी एक देख लेते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका मुख्य रूप से निर्णय लेती है, ध्यान रखिए, ये निर्णय लेती है, डिसीजन मेकिंग करती है, और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, निर्णय जो है लागू करती है। देखो आमतौर पर कार्यपालिका का नाम जो काम होता है वो निर्णयों को, मतलब नीतियों के क्रियान्वयन का होता है, कानूनों के क्रियान्वयन का होता है, लेकिन उन कानूनों से संबंधित निर्णय लेना और निर्णय क्रियान्वित करना भी दो अलग प्रक्रियाएं हैं। ऐसे में जो नेता लोग हैं वो केवल डिसीजन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, योजना बनाने की बात करते हैं। उन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी है वो होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, ठीक है। चलिए, तो अब यहीं पर एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही, और नौकरशाही जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी इसको लिखा जाता है। अब इन्होंने सवाल ये पूछा एनसीईआरटी की पुस्तक में यहां पर कि मंत्रियों के निर्णय को लागू कौन करता है, जो मंत्री हैं इन मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करेगा। तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल है, हमारे देश में मंत्री जो लोग हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनको शासन का, प्रशासन का बहुत गहरा अनुभव हो, हाँ उनका विजन हो सकता है, उनका ये विजन ही हो सकता है कि मैं पूरे देश से गरीबी मिटाना चाहता हूं, लेकिन वो गरीबी मिटाएगा कैसे, क्या उसको इस बारे में नॉलेज है कि गरीबी अधिक क्यों फैलती है, ठीक है, किन किन कारणों से जुड़ा हुआ है, विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, भुखमरी, स्वास्थ्य कैसे गरीबी से जुड़े हुए हैं, उस गरीबी को दूर करने के लिए आंकड़े कहां से लाएं, और उन आंकड़ों के तहत कैसी नीति बनाएं कि सभी लोगों को लाभ हो। तो आमतौर पर जो नेता लोग हैं वो केवल इसी तरीके से भाषण करेंगे, आपको घोषणा करेंगे चुनाव से पहले, और उन्हीं के आधार पर नीति बनाने की कोशिश करते हैं। मंत्रिमंडल भी इसी तरीके से आप देखेगा तो वो एक नीति बनाएगा, उस नीति को, उस निर्णय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है वो आईएएस अधिकारी के तहत होगी। मान लीजिए मनरेगा की योजना बना दी गई, एक योजना आ गई मनरेगा, उसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको एक तो रोजगार भी दे दिया गया और घर के पास रोजगार दे दिया गया, पलायन की समस्या भी रुक गई और उनको बेरोजगारी भी समाप्त हुई और गरीबी भी कम करने में सहायता मिली। महिलाओं का भी उत्थान हुआ क्योंकि 1/3 आरक्षण उसमें। तो इस तरीके की योजना मान लो दे दी गई। ये योजना बनाई तो सरकार ने, मंत्रिमंडल ने, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने वाली संस्था कौन है, तो वो रहे प्रशासनिक कार्यपालिका। यानी कि जो नियंत्रण, अधीक्षण, पैसा आना, पैसा जाना, अनुमति देना, ये सारा का सारा काम एक जिले के स्तर पर आप देखोगे तो जो कलेक्टर लोग जिनको आप कहते हो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग करते हैं। इसी चीज को आपको समझ लेना है ना। तो यही समझना है कि शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है, ठीक। और सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। आमतौर पर आप एक चीज देखना, कई बार यह कहा जाता है कि जितने भी भारत में राजनीति में, लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशन की
एक कम से कम एक निम्न मानदंड स्थापित करने की बात कही जाती है। उसके पीछे एक तर्क यह भी कहा जाता है कि अगर पढ़े लिखे सांसद जाएंगे तो वो अधिकारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अब जब कम पढ़े लिखे या बिल्कुल अनपढ़ सांसद जाते हैं तो उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, जो सचिव हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनके ऊपर ज्यादा निर्भरता बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके की सलाह दे देते हैं इनको नेताओं को, या जिस तरीके का काम करने के लिए बोलते हैं वैसे ही नेता मान लेते हैं, तो उससे नेताओं की छवि के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा। अगर योजना फेल हो जाती है तो बेहतर तरीके से उस नेता का दिमाग ना होकर के एक आईएएस ऑफिसर के दिमाग से वो काम चलने लग जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर एक नेता जो है वो शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो ऐसे में वो एक आईएएस ऑफिसर की कठपुतली नहीं बन पाएगा, उसके दिमाग की कठपुतली है ना। दिमाग से खेल जाते हो आप जब आईएएस ऑफिसर बनोगे और आप किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहां का नेता आपको लगेगा पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे चाहे तिकड़मबाज हो सकते हैं। देखो, तिकड़मबाजी होना, तेज चतुर होना, उसका अलग फर्क है, और समझदार होकर के देश हित में विशेष काम करने की योग्यता रखना, वो एक अलग बात है। ये योग्यता स्थायी कार्यपालिका यानी आईएएस ऑफिसर्स में मिलती है। नेताओं में तिकड़मबाजी अधिक मिलेगी, वो उन मामलों में ज्यादा तेज रहेंगे। तो ऐसे में जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे और आपको इसी तरीके का नेता मिलेगा तो आपको मजे हो जाएंगे। मजे कैसे हो जाएंगे? आप जैसी जैसी पॉलिसीज बनाने और क्रियान्वित करने की बात नेता को सुझाएंगे कि नेताजी एक काम करते हो, बड़ी सॉलिड सी स्कीम मेरे दिमाग में आई है, ये सॉलिड सी स्कीम लागू कर देते हैं, आप अगली बार चुनाव जीत जाओगे। तो नेता कहेगा अरे 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 वाह, चुनाव जीत जाऊंगा, पक्की बात, चल तो एक काम करते, ये तू बता तो मेरे को, वही पॉलिसी हम बनाएंगे, वही लागू करेंगे। तो ऐसे भी चीजें हो जाती हैं। तो वो हमारे लोकतंत्र का जो है, जो स्थायी जो चीज है, लोकतंत्र का एक जो बुनियादी गुण है, उसके खिलाफ ये चला जाता है कि राजनीतिक कार्यपालिका किसी और के निर्देश पर, उसके कहने के या उसके प्रभाव में आकर के काम कर रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षित होना चाहिए। हालांकि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विवाद का विषय है, इसके ऊपर अलग से डिबेट हो सकता है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं या जो सांसद हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं सरकारी अधिकारी उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये अधिकतर उन्हीं विधायकों या उन्हीं सांसदों के साथ होता है जो या तो तिकड़मबाज हैं लेकिन समझदार नहीं है, जिनको प्रशासन की योग्यता नहीं है, जिनको बस तिकड़म आती है, जोड़ तोड़ करना आता है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए सही नीतियों के क्रियान्वयन की समझ नहीं है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी उनको इग्नोर कर देते, कहते हैं अरे यार क्या इसको बात सुनो, उसको पता तो है नहीं कुछ, चै 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 फोन पे भौंकता रहता है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, पता है नहीं कैसे करते हो, तो करना तो हमें है ना, तो हम जब हमें ही करना है तो हम कर लेंगे, हम क्यों सुने इसकी। तो इस तरीके की प्रवृत्ति जो है हमारे आईएएस ऑफिसर्स में कई बार आमतौर पर देखने को मिल जाती है। तो ये हमारी स्थायी कार्यपालिका है, ये चीज समझिए, ठीक है। अब एक और समझना है कि लोकतंत्र में आप देखोगे संसदीय शासन में विधायिका जो है वो प्रशासन को नियंत्रित करती है, और यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। तो भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है जिसको आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, या जो कार्यपालक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, नौकरशाही है। और ये फोटो देख करके आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें एक बड़ी टेबल पर एक बड़ा व्यक्ति, फिर उसके बाद छोटी टेबल पर छोटा व्यक्ति, फिर उससे छोटी टेबल पर एक और व्यक्ति। ये पद सोपान को दिखाता है, हायरार्की को दिखाता है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र में, भारतीय प्रशासन में किस तरीके से पद होते हैं, ऊपर से नीचे सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, फिर दूसरे होते हैं, फिर तीसरे, फिर नीचे चलता चला जाता है। जब आप देखते हो ना, आप ऊपर देखोगे कि कैबिनेट सचिव, फिर अवर सचिव, फिर उप सचिव, है ना, ये सचिव चलेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, फिर उसके बाद बाकी अधिकारी आते चले जाते हैं। तो वो दिखाता है कि एक पूरी सिस्टम, एक चेन सिस्टम भारत में बना हुआ है प्रशासनिक कार्यपालिका का, और वो दक्ष हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो भर्ती हुई है वो भर्ती योग्यता के आधार पर हुई है, विशेष योग्यता के आधार पर परीक्षा दी गई। जैसे मान लो पुलिस में भर्ती है, तो पुलिस में भर्ती के लिए विशेष योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही तो जाकर के पुलिस में भर्ती हो जाओगे नहीं कि रात में खा पी करके सोए और सुबह उठे और ये अंगड़ाई लेते हुए पुलिस की भर्ती, और ये जाकर के खड़े हो जाते हैं, और जाकर के खड़े हो गए, अच्छी बॉडी बना करके, ये लो भैया पुलिस वाले बनाओ, पुलिस वाले भर्ती होने आए, भर्ती कर लो। ऐसा तो होगा नहीं। कुछ विशेष योग्यताओं, कुछ मानदंडों पर आपको चलना होगा। यानी कि आपको कम से कम जो शिक्षा की योग्यता है, अगर मान लो आपको सब इंस्पेक्टर लेवल तक जाना है, सीधा बनना है, तो ग्रेजुएट होना जरूरी है।
ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी एक हाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम भी करने चाहिए, दौड़ना भी आना चाहिए, कूदना भी आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें आनी चाहिए। तो उन योग्यताओं के आधार पर फिर उसके बाद आपसे परीक्षा होगी, तो एग्जाम पास भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट आपके दिमाग में, तो उसके बाद आप जाकर के इस पद पर बैठते हो। और हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित होती हैं। तो इसीलिए जब आप चुने जाते हो, जब आप सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग करके जो काम आपको संभालना है उस काम की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए एनसीईआरटी में यहां कहा गया है कि दक्ष प्रशासनिक मशीनरी भारत के पास मौजूद है, ठीक। लेकिन ये जो है नौकरशाही से, इसको नौकरशाही कहते हैं, नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही जो है वो नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। अब ये एक मुद्दा उठता है जो कि प्रमुख मुद्दा है भारतीय शासन व्यवस्था की। भारतीय शासन प्रणाली को अगर आप देखने जाओगे तो दोस्त, तो समझना मुख्य परीक्षा का मुद्दा ये आएगा कि उसमें सवाल इस तरीके से आएगा। लोक प्रशासन का सिद्धांत बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत है, जिसको हम तटस्थता या अनामकता का सिद्धांत कहते हैं। ये कहा जाता है कि नौकरशाही जो है उसको हमेशा पर्दे के पीछे काम करना है। अब पर्दे के पीछे ये वाला मत सोचना कि चोली के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे रह करके क्या कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रह करके उल्टा सीधा काम करने की नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोई भी काम करें तो उस काम का श्रेय उनको नहीं लेना चाहिए। और जो, क्योंकि काम जो है, जो काम का श्रेय लेने के लिए हमारे पास चुनी हुई सरकार है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक देश है तो जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो ऐसे में कोई अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय भी सरकार को जाता है, और जो बुरा काम होता है उसका दोष भी सरकार को जाता है। तो अच्छा काम करेगी तो सरकार बनती रहती है, बुरा काम करेगी सरकार गिर जाती है। तो यही सिद्धांत कहा जाता है कि जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, वो स्थायी नहीं होती है, वो समय समय पर आती रहती है, बदलती रहती है, और जितनी बार बदलेगी उतनी बार उसके राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बदल जाती हैं। तो ऐसे में जो स्थायी कार्यपालिका है, जो नौकरशाही है, उसको पर्दे के पीछे रह करके काम करना है। असली काम जो है वो पर्दे के पीछे, वो बस अपना काम करे, ये इस चीज की उम्मीद ना रखे कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे को वाहवाही मिले, ठीक है। उस वाहवाही का आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो वो वाहवाही से आपको वोट मिलने वाले, ना ही आप सरकार बनाने वाले, आप अपने पद पर ही रहोगे। और अगर वो वाहवाही की आदत लग गई तो उससे होगा ये कि आप किसी ना किसी पार्टी के साथ संबंधित हो जाओगे। और जब नौकरशाही जो तटस्थता के सिद्धांत पर चलनी चाहिए, यानी कि किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होनी चाहिए, जब आप किसी एक पार्टी की विचारधारा के साथ मेलजोल बढ़ाने लग जाओगे, संबंध बढ़ाने लग जाओगे, तब आपकी अंतिम परिणति आपके लिए भी सही नहीं होगी और देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए भी सही नहीं होगी, प्रशासन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में किसी भी नौकरशाह को, किसी भी ऑफिसर को राजनीतिक विचारधारा से हट करके काम करना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है भारत में ऐसा होना भी चाहिए। भारत का संविधान भी यही उम्मीद, यही आशा, यही अनुरूप रखता है। लेकिन वास्तविकता थोड़ी सी अलग है। जब हम वास्तविकता की बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भारत की जो नौकरशाही है वो तटस्थ नहीं है। आप चले जाओ भारत की ब्यूरोक्रेसी में, हर व्यक्ति का एक अलग पार्टी के साथ जुड़ाव आपको महसूस होगा। कोई किसी पार्टी के साथ, कोई किसी पार्टी से। कोई वर्तमान पार्टी का बहुत समर्थक होगा तो कोई उससे बड़ा दुखी होगा, खूब आलोचना करता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको तब देखने को मिलता है जब नई सरकार सत्ता में आती है। और जैसे ही नई सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम होता है ट्रांसफर करने का। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कार्मिक हैं, उनका बड़े स्तर पर ट्रांसफर होता है नई सरकार बनते ही। और ये ट्रांसफर नई सरकार बनते ही इतना ज्यादा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि कोई भी सरकार जो बनती है वो ये चाहती है कि जब वो सत्ता में रहे तो उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग रहे जो उनके विश्वास पात्र हों और जो उनकी मानसिकता या उनकी विचारधारा से मेल रखते हो। तो ऐसे में अपने अपने करीबी अधिकारियों को वो प्रमुख प्रमुख पदों पर ले आते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर ले आते हैं। और जो व्यक्ति उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे या जो उनको पसंद नहीं करते थे तो उनको बड़ी खतरनाक खतरनाक जगहों पर ट्रांसफर उनका कर दिया जाता है और उनको वहां पर जो महत्वपूर्ण पद है वो नहीं दिए जाते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलती है। और भारत में प्रमोशन का जो जरिया है वो भी आज आमतौर पर देखोगे तो वो तभी ही मिल पाता है जब आपका राजनीतिक संबंध किसी के साथ ज्यादा अच्छा हो। तो कई बार आप देखोगे
कि कई व्यक्तियों को काफी लंबे साल तक प्रमोशन नहीं मिल पाता है? उसका एक रीजन ये भी है कि वो बेचारे ईमानदार भी होते हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है, वो अपना काम करते हैं ईमानदारी से, तो ईमानदारी से काम करने का नुकसान भी भुगतना पड़ता है। अशोक खेमका के जैसे बन जाते हैं लोग। हालांकि अशोक खेमका का मामला थोड़ा अलग है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिजिड है ना, थोड़ा सा भावनात्मक संतुलन अगर कर ले तो वो बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं और इतना ज्यादा ट्रांसफर भी उनका नहीं होता, लेकिन उनको इतना ज्यादा उस उच्च लेवल तक आप नहीं पहुंच पाते। हां, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर पार्टी की विचारधारा के साथ अपना मेल बिठा लेते हैं, यानी कि सरकार के साथ मेल बिठा लेते हैं, तो आपका काम अच्छा चलने वाला है, तो आपको ना तो नुकसान होगा ना ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आप अपनी एक सही रफ्तार से जिंदगी जिएंगे, सही तरीके से आप पूरा शासन व्यवस्था संभालते रहेंगे, कभी भी कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप किसी भी एक पार्टी के साथ संबंधित हो गए, तो जब तक वो सत्ता में रहेगी तब तक तो आप राजा रहोगे, तब तक आप शहंशाह रहोगे, लेकिन जैसे ही उस पार्टी की सत्ता चली जाएगी, विपक्षी पार्टी आएगी, तो उसका हमला जो है सबसे पहले आपके ऊपर होगा कि भाई तुमने बड़ा तंग किया है ना, बड़ा उछल रहा था, अब देखते हैं, बताते तुम्हें। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है कि हमारे देश के प्रशासन जो है वो थोड़ा सा बिखर जाता है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा का मुद्दा भी यही रहेगा। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि नौकरशाही को अनामकता के सिद्धांत का पालन करते हुए कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, परंतु भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक परिदृश्य कुछ और ही बयान करता है। वर्तमान या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। इस तरीके से सवाल आपका जीएस के पेपर नंबर 2 में बन जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बबलू, हमको भी तुमसे प्यार हुआ, सबको हम तुमसे प्यार है, सभी को एक दूसरे से प्यार है ना। तो इसी तरीके से पढ़ाई से प्यार कर लो, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, और जब उससे प्यार हो जाएगा तो पढ़ाई ऑफिसर भी बन जाओगे। वैसे नहीं तो बाकी के जो चक्कर हैं वो ले डूबेंगे। पढ़ाई के बाद तुम खूब कर लेना, जितना करना है तुम पढ़ाई के बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जब एक ऑफिसर बनने के बाद फिर करना किताब से प्यार, अपने काम से प्यार, अपने देश से प्यार, अपनी इन सब चीजों के साथ प्यार, अपने देश की मिट्टी के साथ प्यार, है ना, देशभक्ति की जज्बा, ये अपने परिवार के साथ प्यार, वो प्यार को लेकर के चलना है। बाकी चीजें जो भटकते रहोगे, एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाओगे। चलिए, अब एक और चीज ध्यान रखना है, तो यही काम है सरकारी प्रश्न मशीनरी के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो वो चीज समझिए कि प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। तो ऐसे ही कहने का मतलब, हमारे देश में सरकार जब बदलती है तो उसके साथ नीतियां भी बदलती हैं, तो उन बदली हुई परिस्थितियों और उन बदली हुई नीतियों को क्रियान्वित करने में जो मदद करने का काम है वो हमारी प्रशासनिक मशीनरी को करना चाहिए। यही काम, यही बात इन्होंने यहां पर डिटेल में आपके लिए लिख करके बताया है। अब बताओगे तो भारत में नौकरशाही का एक स्वरूप तो है नहीं, बहुत ही जटिल स्वरूप है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो भारतीय नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को अगर आप देखोगे तो कैसे परिभाषित करोगे? अगर मैं आपसे भारत की नौकरशाही के संदर्भ में बात करें तो आप मेरे को यह बताओ कि किस तरीके से उसको परिभाषित करोगे आप भारत की नौकरशाही को? तो क्या केवल आईएएस ऑफिसर को ही नौकरशाही कहेंगे, या हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था में अन्य व्यक्ति हैं जो काम करते हैं उनको भी नौकरशाही की श्रेणी में रखा जाएगा? तो एक चीज समझना, नौकरशाही में वो सभी लोग आ गए जो सरकारी कार्मिक हैं, फिर वो आपके चपरासी वाले पद से लेकर मुख्य सचिव या मंत्रिमंडलीय सचिव तक का पद हो, इनके बीच की सारी कड़ियां वो नौकरशाही का ही हिस्सा है। फिर वो चाहे सफाई कर्मी हो, है ना, सरकारी सफाई कर्मी हो, या सरकारी आप देखोगे चपरासी हो, या मुख्य सचिव हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, कलेक्टर हो, सेक्शन ऑफिसर हो, कोई भी हो, ये सब जो है आपके प्रशासनिक मशीनरी में नौकरशाही के रूप में इनको परिभाषित किया जाता है। तो भारतीय स्तर पर अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में सिविल सेवा या नौकरशाही को जो प्रमुख सबसे उच्च पद जो है उसको चयन करने की जिम्मेदारी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है, यूपीएससी जिसको कहा जाता है।
और यूपीएससी का गठन कब हुआ था, यह सबसे पहले आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा साल था, कौन से साल में सर्वप्रथम यूपीएससी का गठन हुआ। चलिए जल्दी से बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर आपने पढ़ा है और अगर आपने मेरी एम लक्ष्मीकांत की क्लासेस ली हैं तो आप इसको भूलोगे नहीं, आपकी गड़बड़ी नहीं होगी, तो आप सही तरीके से बता पाओगे। जल्दी से बताओ। एक ने 1926 कहा, एक ने 1923 कहा, एक ने 1912, एक ने 1935। तो दो चीजें, इसको चीज को समझना। जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो 1926 में एक संस्था बनी थी जिसको कहा जाता है सीपीएससी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो जो हमारा वर्तमान का जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसका असली नाम पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, सीपीएससी था, जो 1926 में गठित हुआ। ठीक, उसके बाद 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम से इसका नाम बदल करके यूपीएससी कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो 1935 में केवल नाम बदला गया, संस्था बनी 1926 में, जब इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था, और 1935 में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और तब से हमारी ये संस्था अस्तित्व में है। ठीक, ये चीज समझना। और इनके पीछे, इनके बनने के पीछे जो है, ये 1919 का जो एक्ट था, जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, वो सुधार इसके पीछे तत्कालीन समय में था। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत में बड़े डिटेल में समझा दी है। तब जब आप यूपीएससी में देखोगे तो ये अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की भी वो करता है। जैसे अगर आप देखोगे तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनको देखोगे। सीएपीएफ जो है आप देखते हो, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसमें आप देखते हो, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को भी ये कंडक्ट कराता है। सीडीएस जो है, सीडीएस के एग्जाम को भी कंडक्ट कराता है, एनडीए को भी कराता है। ठीक, अब एनडीए को आप आमतौर पर देखोगे तो 12th के बाद आप एनडीए के लिए जा सकते हो, सीडीएस के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। इंजीनियरिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस, जियो साइंटिस्ट, है ना, सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये सभी तरीके के एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और ये सारी की सारी संस्थाएं, ये सारे के सारे व्यक्ति जो हैं, नौकरशाही का एक स्वरूप है, जिसको हम बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी, और यही लोग ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा अब जो बाकी लोकल पुलिस हैं और बाकी जो संस्थाएं हैं, बाकी अधिकारी हैं, वो भी ब्यूरोक्रेसी में ही आ जाती हैं। तो यही चीज ध्यान रखना है कि हमारे संविधान निर्माता जो है वो गैर राजनीतिक और व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे, इसलिए वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। तो आप देखोगे भारत में जब भी सिविल सेवा या कोई भी एग्जाम की तैयारी होती है तो उस एग्जाम में आपको योग्यता के आधार पर लिया जाता है, ना कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर। ठीक है, हाँ, यह अलग बात है कि कुछ लोगों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि जो भूतकाल में उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं या जो भेदभाव हुआ है उसकी भरपाई की जा सके आरक्षण के माध्यम से। परंतु आमतौर पर आप देखोगे तो योग्यता के आधार पर हमारी सिविल सेवा बनी रहती है। ठीक है, हमारी जो नौकरशाही है उसमें आपको योग्य होना पड़ेगा, आप किसी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर उसमें प्रवेश नहीं पा सकते हो। और हमारी नौकरशाही योग्य है, इसीलिए ही हमारा देश का प्रशासन चल रहा है, ये चीज भी ध्यान रखना। आज हम जिस तरीके से प्रगति कर रहे हैं उस प्रगति में हमारी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि आप सब लोगों का बड़ा योगदान होने वाला है। जब आप भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप भी इसी तरीके से बेहतर काम करोगे और देश एक अलग तरीके से विकास की गति को पकड़ते हुए विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा कुछ समय के बाद। इसीलिए भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। और ऐसे ही लोक सेवा आयोग आपने देखा राज्यों में भी बनाए गए हैं। और लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं ताकि ये इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से होते हुए आपका बच्चों को या अभ्यर्थियों को भर्ती कर सकें।
तो आप सब लोग अभी कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बताओगे कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान में। क्या 312 है कि 315 है कि 321 है कि 318 है कि 309 है या 308 है। मैंने आपको कुछ कंफ्यूजिंग करने वाले आर्टिकल्स बता दिए हैं जो कि संबंधित रहेंगे इसी के साथ। तो अगर मैं आपको कहूं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी आपको कौन से अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, तो जल्दी से लिख करके बताओ। अखिल भारतीय सेवाएं, उसका वर्णन आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, और लोक सेवा आयोग उसका वर्णन आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, वो लोग यहां पर बताएंगे। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो है वो आपको 315 में देखने को मिलेगा। 315 से लेकर 323 तक इसके बीच में प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अखिल भारतीय सर्विसेज जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आप देखोगे तो 312 में आपको वर्णन मिलेगा। वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। अब यही है कि संघ लोक सेवा आयोग जो भर्ती करता है, उसकी भर्ती के ऊपर इतना ज्यादा प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगता। उसकी भर्ती को साफ सुथरी भर्तियां क्यों मानी जाती है? वो इसलिए मानी जाती है कि ये एक इस तरीके का आयोग है जिसके पास अपने कुछ विशेष अधिकार हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा जरूर की जाती है, लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया वो एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी रिपोर्ट के बाद इनको हटाया जा सकता है ना, उनकी जांच के बाद हटाया जा सकता है। इसका मतलब सरकार की मन मर्जी से कभी भी इनको नहीं हटा सकते। तो कुछ स्वतंत्रताएं हैं इस आयोग को, तो वो आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखो निर्वाचन आयोग है, जिस तरीके की कुछ स्वतंत्रताएं निर्वाचन आयोग को दी गई हैं, ऐसी ही कुछ स्वतंत्रताएं संघ लोक सेवा आयोग को भी दी गई हैं। तो भारत में सिविल सेवा की जो प्रतिष्ठा है और उसके एग्जाम की जो प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखने में भी संघ लोक सेवा आयोग ने भूमिका निभाई है। तो यही यहां पर लिखा है कि इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे उठा करके लेकर के जाने की इसमें कोशिश की गई है। अब एक और बात करते हैं, जब हम इसके लिए आरक्षण की बात करते हैं, तो जब हमारे देश में अखिल भारतीय सेवाएं, जब ऑल इंडिया सर्विसेज थी, तो मूल संविधान जो था जो हमारा, तो अगर मैं आपको कहूं कि हमारे मूल संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केवल दो ही समुदायों के लिए थी, दो ही श्रेणियों के लिए थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो क्या ये मेरा कथन सही होगा कि गलत होगा? ये लोग आप मेरे को आप कमेंट बॉक्स में हां या ना में करके बताओगे, जल्दी से बताओ, हां या ना में। अगर मैं आपको कहूं कि आजादी के बाद, आजादी के समय, मूल संविधान के समय भारत में सिविल सेवा में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण दिया गया था, तो क्या वो सही होगा कि गलत होगा? अब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं गलत होगा। भैया गलत क्यों होगा? बिल्कुल सही होगा। ये चीज ध्यान रखिए। मूल संविधान जब बना था तो उस समय सरकारी नौकरियों में अगर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही किया गया था। बाद में धीरे धीरे महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, और फिर बाद में आप देखोगे 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल कमीशन आ जाने के बाद 1993 के बाद से फिर ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया, और फिर आप देखोगे 2019 के बाद से ईडब्ल्यूएस कोटे को भी आरक्षण दिया गया। यह चीज आपको समझ लेना है। पहले जो आरक्षण जो है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक था। धीरे धीरे जब भारत में विकास की प्रक्रिया बढ़ी, भारत का लोकतांत्रिक विकास हुआ, तो अन्य समुदायों को भी आरक्षण दिया जाते हुए रहने लगा। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। एनसीईआरटी जो है वो इसीलिए है ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और मैं इसीलिए हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तरफ से आपको जितना ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो मैं दे सकता हूं वो मैं देता रहूं, ताकि आप एग्जाम में गलत नहीं करो। और जितने भी दोस्त अगर ये ध्यान रखना, ईमानदारी से बोल रहे हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं पढ़ाने से पहले भी, तो मैं बहुत एक खुलकर आपके सामने ये बोल रहा हूं कि अगर आपने ईमानदारी से मेरी सारी एनसीईआरटी की क्लासेस देख ली हैं, छठी से लेकर 12वीं तक की जो होने वाली है, और जो मेरी एम लक्ष्मीकांत की अंतरराष्ट्रीय संबंध और जो अन्य जो भी मेरी संपादकीय और बाकी क्लासेस हैं, तो अगर वो आपने ईमानदारी से देख ली है एक एक बार भी, तो पॉलिटीम के एरिया में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एरिया में, भारतीय समाज के एरिया में
आप कभी भी मात नहीं खाओगे, एक भी प्रश्न में नहीं खाओगे, ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज को खोल खोल करके अलग अलग चीजों से जोड़ करके कनेक्ट करके और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है। और ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके की खूबी आपको मिलेगी कि मैं इस तरीके से कोई क्लास नहीं हुई मेरी कि पहले मैंने 11वीं क्लास शुरू कर दी फिर मैंने 8वीं क्लास शुरू करी, या फिर पहले मैंने 9वीं क्लास पढ़ा दी और फिर मैंने 6ठी क्लास पढ़ाई। सिस्टम से पढ़ाया सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले 6ठी क्लास करवाई, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं और अब 11वीं चल रही है। ऐसे ही एम लक्ष्मीकांत भी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। ध्यान रखिए, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में जो लाइन टू लाइन लिखी हुई है, एक एक लाइन को मैंने महत्व समझाया है। ऐसे ही कुछ भी बना करके या कुछ भी चीज लिख करके आपको नहीं समझाई है ना। तो अगर कुछ भी चीज शॉर्ट में ही समझना है तो फिर बुक का को क्या फायदा था। बुक की एक एक डिटेल की चैप्टर वाइज समझाया है, जो पहले नंबर पर था उसको पहले ही, जो दूसरे नंबर पर था उसको दूसरे ही, बीच बीच में इधर उधर से कुछ भी उठा करके नहीं पढ़ाया। तो यही तरीका है एग्जाम पास करने का, तैयारी करने का तरीका भी यही होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो, एक एक कदम करो, एक एक रन निकालो। ठीक है, जब सेट हो जाओ, यानी कि एक बार जैसे बैट्समैन सेट हो जाता है ना, थोड़ा एक दो बॉल डॉट खेल कर एक एक रन लेकर के, यानी कि जब आप एक बार सब कुछ पढ़ लो फिर आप चौका छक्का मारो, तो यही चौका छक्का आपको यहां पर पास कराएगा एग्जाम में। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सबको देख लेना है, डिटेल में पढ़ लेना है। एम लक्ष्मीकांत के मैंने 7 क्लासेस ली हैं, 7 मैराथन क्लासेस ली हैं। बाकी की क्लासेस अगले महीने से आनी शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी मैराथन क्लासेस आएंगी। तो अगले महीने पूरी एम लक्ष्मीकांत मैं आपको लगभग समाप्त करा दूंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाया, एक एक लाइन। और अगर आपने ईमानदारी से मेरी क्लासेस ली हैं और अगर देखो आप ये पुस्तक पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है भारत की राज्य व्यवस्था, तो अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपको मेरी क्लासेस लेना मैंडेटरी हो जाता है, अत्यावश्यक हो जाता है। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूं कि हिंदी माध्यम की इस बुक के अंदर हर चैप्टर में 3 से 4 गड़बड़ियां हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्चुअल और सन ईयर से रिलेटेड, वर्ष से रिलेटेड गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं। अगर आप इसी को एज इट इज पढ़ोगे बिना क्लास लिए हमारी, तो आप मैक्सिमम सवाल गलत करके आने वाले हो, क्योंकि कई सारी गलतियां हैं और मैंने आपको वो गलतियां सही करवाई हैं मेरी क्लास के दौरान, बाकायदा एक एक लाइन जोड़ करके, खींच करके, ठीक है, और सब बताते हुए कि यहां पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वही आगे आने वाली क्लासेस में भी होने वाला है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में भी गलतियां हैं। इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें केवल 2 जगह गलती है, उसमें ज्यादा गलतियां नहीं है। उसमें एक तो पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसमें एक गलती है इंग्लिश मीडियम में, और एक जगह और है, जब वो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा दूसरे चैनल पर तब उसमें करेक्ट करा दूंगा। हिंदी मीडियम में हर चैप्टर में गलती है, हर पाठ में गलती है, तो वो आपको करेक्ट मैंने करवाई है, तो उसको देख लेना है। ठीक है, इसको करते हुए चले जाना है। और अगर आप उन गलतियों के बारे में समझना है तो पूरी मैराथन क्लासेस देख लेना मेरी, जो अभी तक मैं करा चुका हूं। प्लेलिस्ट है बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगी मेरी एम लक्ष्मीकांत की सारी, या आप केवल सर्च करना यूट्यूब पर ललित यादव, नाम ही काफी है, डालोगे ललित यादव तो सारी क्लासेस आ जाएंगी, मैराथन सारी की सारी, या ललित यादव एम लक्ष्मीकांत डालना, सारी की सारी सीरीज आ जाएंगे, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। तो वो जरूर आप इसको यहां पर कर लेना। ठीक, तो यही चीज ध्यान रखना कि संविधान जो है वो प्रारंभ में दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वहां पर करता था, बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया लोक सेवा में। पहले इस तरीके का जो था वो चीज नहीं थी, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, पहले आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए थी। ठीक है, और इसके बाद वर्तमान में आप देखोगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, फिजिकल हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उनको भी, तो इन सभी को आरक्षण यहां पर आपको सिविल सेवा में मिलता है। ठीक है, ये चीज देख लेना। जिन्होंने अभी तक मेरी क्लासेस दो, करेक्शन दो, कई लोग पूछ रहे कि सर क्या क्या गलतियां, आप मेरी क्लासेस देखोगे तो मिल जाएंगी आपको गलतियां, अलग से उसको नहीं करवा सकते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, इतना है भी नहीं। आप एक बार उस सीरीज को देख लो, मेरी एम लक्ष्मीकांत की जितनी भी क्लासेस हैं उनको देख लो, ललित यादव एम लक्ष्मीकांत डालना, मैराथन क्लास आएंगी, तो उसमें मैंने गलतियां सही करवाई हैं, उनको कर लेना आप सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब कलेक्टर बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो इसी तरीके से आप ऑफिस में रहोगे, इसी तरीके से आप एक आपकी भी पिक्चर फोटो खींच करके आएगी। तो जिस तरीके से आप लोग अभी अपने, मैं आप सबका जब मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, तो मैं देखता हूं कि आपकी प्रोफाइल पर किसी ना किसी आईएएस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की आप फोटो लगाए रखते हो। तो एक समय के बाद जब आप भी आईएएस ऑफिसर बन जाओगे
और आप भी अच्छा काम करोगे तो बाकी लोग हैं वो भी आपकी ही फोटो लगाएंगे, है ना, फिर वो आपकी फोटो लगा करके दिखाएंगे। तो ये एक गर्व की बात रहेगी, गर्व का क्षण रहेगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें इसी एग्जाम के साथ ही है। ठीक, चलिए अब ये देखना कि जो आरक्षण की बात है वो क्यों हुए। आरक्षण का प्रावधान, इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा और सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। यह चीज ध्यान रख लेना। तो ऐसे ही यह भी है कि ये जितने भी सिविल सेवक हैं ये प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। तो आपको पता ही है कि एक आईएएस ऑफिसर है वही जिले के कलेक्टर होते हैं, यानी कि एक जिले का संपूर्ण प्रशासन संभालने वाला व्यक्ति जो होगा वो एक आईएएस ऑफिसर होगा, एक कलेक्टर होगा, जो आप लोग रहोगे। तो आप ही लोगों के पास है, जो कुछ है वो आप ही लोग रहने वाले हो। तो यही चीज यहां पर भी बनाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख में और नियंत्रण में रहते हैं। तो दो तीन चीजें, दो तीन बुनियादी बातें आपको और भी सोचने वाली हैं, ठीक। और वो दोनों सोचने वाली चीज क्या है, ये चीज समझिए। जब भी हम लोक सेवा के सदस्यों की बात करते हैं, लोक सेवा के अधिकारियों की बात करते हैं, तो लोक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने वाली संस्था जो है वो केंद्र के स्तर पर है, संघीय स्तर पर है। हालांकि उनकी नियुक्ति वो राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में होती है। तो ऐसे में आप देखोगे राज्य के अंदर काम करते हैं जो सिविल सेवक, जो आईएएस या आईपीएस, तो उनको पद से हटाना, उनकी वेतन वृद्धि को रोकना, उनका डिमोशन करना, ये सारे काम भी केंद्र सरकार की तरफ से ही किए जाते हैं, संघ की तरफ से ही किए जाते हैं। राज्य सरकार जो है वो इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकती। राज्य सरकार केवल आपको सस्पेंड कर सकती है। अगर मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए या एक आईपीएस ऑफिसर बन गए और किसी जिले में काम कर रहे हैं और वहां के मंत्री के साथ या वहां के विधायक के साथ आपकी नहीं बनती, या वो तत्कालीन सरकार के साथ नहीं बनती, मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती, तो वो आपको बर्खास्त नहीं कर सकते, यानी कि आपकी सेवा से पूर्ण रूप से हटा नहीं सकते। ना ही वो आपका डिमोशन कर सकते, यानी कि आपके पद से नीचे आपको गिरा सकते, ना ही आपकी सैलरी में कटौती कर सकते। वो केवल आपको सस्पेंड कर सकते हैं बस कुछ समय के लिए। और यकीन मानिए जब आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे और एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और अगर आप एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं और एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप हर साल सस्पेंड होंगे। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ऐसे भी मत समझ लेना कि केवल ईमानदार ही लोग सस्पेंड होते हैं, भ्रष्ट लोग हैं वो भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन ज्यादातर सस्पेंशन जो आते हैं वो आपकी ईमानदारी के कारण ही आपको मिलेगा। जब आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करोगे, और जब आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करोगे तो राज्य की जो सरकार है, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसकी आंखों में चुभने लगोगे कि भाई ये हमारे कहने के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहा, चलो तुम्हें सस्पेंड करते हैं। तो वो चीज आपको होगी। तो सस्पेंशन आपकी जिंदगी में होता रहेगा। ऐसा मत सोच लेना कि आईएएस बनने के बाद जिंदगी बड़ी आसान है, बड़ी मजेदार जिंदगी है, जिएंगे, वाह, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। आईएएस बनने के बाद आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो आप कुछ भी मेहनत नहीं करते हो, अभी तो आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो दोस्त। जब बन जाओगे तो आपको उससे डबल पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि काम ही ऐसा है। नहीं पढ़ोगे तो पिछड़ जाओगे वहां पर और आपका काम काज ठप हो जाएगा। कब कोई गड़बड़ होगी, कब क्या होगी, पता भी नहीं चलेगा। तो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत है, कांटों की राह पर चलोगे तो वही है। पावर के साथ, पैसे के साथ कर्तव्य भी आएगा, जिम्मेदारी भी आएंगी। तो उन जिम्मेदारियों को निभाने का जज्बा भी होना चाहिए। तो जब आप बनोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यही है। तो यहां पर बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। और नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। तो जनता तक लोक हितकारी नीतियां पहुंचने का जो माध्यम है वो नौकरशाही ही है, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे यहां पर जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, इनकी फोटो आप आमतौर पर लगाए रखते हो। काफी लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, जो हमारे अतुलकर जो हैं, और भी कई सारे आईएएस ऑफिसर है जिनसे आप बड़े इंस्पायर होते हो, बड़े प्रभावित होते हो। तो मैंने उन्हीं में से ही एक चित्र लेकर के आपके लिए डाला ताकि आप लोग ये देख पाए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इनके अच्छे काम से इंस्पायर होना कोई खराब बात नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि आप किसी सही व्यक्ति से, ईमानदार व्यक्ति से, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के कामों से इंस्पायर हो रहे हैं।
तो वो आपको भी एक चरित्रवान बनाती है, आपको भी आगे ले जाने के लिए वर्क करती है। ये चीज आपको समझना है, ठीक। अब मुख्य समस्या क्या है, वो समस्या यहां आ जाती है, और वो समस्या जो है अगर आप देखोगे तो वो ये है, उसको समझना है आपको। एक चीज जो है वो सबसे मेन चीज है, वो ये करना है कि अभी वर्तमान प्रवृत्ति जो है वो ये बनी हुई है कि हमारे देश के अंदर जो नौकरशाही है, वो नौकरशाही थोड़ी सी कठोर हो गई है, और आम जनता तक उसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित सही तरीके की पहुंच नहीं है। आम जनता डरती है। कहने का मतलब ये कहा जाता है कि हमारे देश की जो आम जनता है वो नौकरशाही जो है उनके पास अपनी शिकायत ले जाते हुए डरती है, उनके पास अपनी बात कहने से डरती है, और अगर वो उनके पास चली भी जाती है तो उनके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो ये बात सच्ची भी है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ दोस्त, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे से हो, आप एक बार पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाने चले जाओ। मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो गया और आप शिकायत लिखवाने चले जा रहे हो पुलिस स्टेशन में, तो पहले तो आपको तो एफआईआर लिखने में दर दर धक्के खाने पड़ेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से कोई हेड कांस्टेबल एएसआई आएगा, वो आपकी एफआईआर लिखने के लिए तैयार होगा। फिर आपको ही 2-3 गाली बगेगा, क्यों रे, क्या कर रहे हो, फोन तो संभालो ना जावे, यो बनेगो आईएएस ऑफिसर है, क्या फायदो कर लियो है, मतलब पढ़ लिख करके क्या कर लिया तूने, फोन संभाला नहीं जाता, आ जाते हैं फोन की शिकायत लिखाने के लिए, चल निकल यहां से। इस तरीके का बर्ताव आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा। ये एक सच्चाई है भारत की नौकरशाही की वास्तविकता में। और किसी भी आईएएस ऑफिसर तक अगर आप देखो, आईएएस ऑफिसर एक जनता का सेवक है, लेकिन अगर उन तक आप जाओगे बात करने पहुंचने तो बहुत मुश्किल से, बहुत कम ही लोग उन तक पहुंच पाते हैं। उनको सीधा उनके साथ चीजें वार्तालाप करने का मौका जो है कोई विशेष अवसरों पर ही मिल पाता है, डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। अगर आपको लगता है कि आप जनता है, जनता जनार्दन है, आप इनके फैन हैं, आपको कुछ मदद लेनी है, कुछ सुझाव देना है, और आप डायरेक्ट जाकर के ऑफिस में जाकर के मदद मांग सकते हो, सीधा मिल सकते हो, तो ऐसा बहुत ही कम जगह पर आपको होना देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें समस्याएं हैं यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने भी कहा कि नौकरशाही जो है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है, और केवल पहुंचने से डरता ही नहीं बल्कि आपको एक अलग खौफ होता है। मैंने खुद देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक इंसान जो है, एक आम ग्रामीण व्यक्ति जो है, किसी गुंडे बदमाश से भी इतना नहीं डरता जितना वो पुलिस से डरता है। और कलेक्टर को तो माई बाप बोलता है। अगर किसी गांव में कलेक्टर चला गया अपने दल बल के साथ, तो ग्रामीणों को मैंने देखा एकदम उकड़ू पैर पर बैठते हुए ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, माई बाप, साहब, हुजूर, इस तरीके से वो देते हैं। तो कुछ लोग जो है वो सम्मान से देते हैं और कुछ लोग डर से देते हैं। उनको लगता है कि पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं है, ये कुछ ना कुछ हमारे साथ, मतलब ऐसा हम पर जोर जबरदस्ती वाला ही काम करेगा। तो वो ये दिखाता है कि हमारे देश में अभी जो प्रशासन है, प्रशासन जनता के प्रति उतना संवेदनशील नहीं है जितना उसको होना चाहिए, जनता की आवश्यकताओं के प्रति। और जनता को अगर आप देखोगे तो हमें अभी मामला आप देखते हो ना पुलिस सुधार का, कि भारत में पुलिस सुधार की मांग की जा रही है, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो वो इसीलिए की जा रही है कि संवेदनशील थोड़ा बने और जनता जो है उनके लिए एक आइडियल मिसाल बने, ना कि डर का कारण बने। और लोग उनके डरने की बजाय उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनका पावर उससे ना डर करके उनके काम का सम्मान करें। इस तरीके की प्रवृत्ति लाने की आवश्यकता है, और वो तभी होगी जब हम उनको संवेदनशील बनाएंगे। संवेदनशीलता का प्रशिक्षण जो है वो रेगुलर बेसिस पर देंगे। तो ये तभी होगा जब आप जैसे कुछ कर्मठ लोग जो हैं, संवेदनशील लोग जो है, जब वहां पर पहुंचोगे और आप बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करोगे। अभी देखो हमारे जितने भी यंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बड़ा गजब का, और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत के साथ और बहुत संवेदनशील होकर के काम करते हैं। तो ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि युवा लोग जो हैं उनमें ये पावर है वो कि वो देश को बदल सकते हैं अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्यनिष्ठता के साथ। तो यही एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, नौकरशाही में जाने के बाद आपको भी करना है। तो यहां यही बताया कि यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं का प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है।
वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना भी बन जाती है। तो इस चीज को समझना है, इसमें यह बताया गया है आपको, और वो ये कहा गया है आपके लिए कि जो नौकरशाही है वो जनता के दबाव में काम कई बार अच्छे से करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। कई बार मान लीजिए कोई कलेक्टर है, उसको आप समस्याएं बताइए आप अपने गांव की, कि हमारे गांव में क्राइम की बड़ी समस्या है, लोग रात में आते हैं और रात में आकर के हमारे पशु चुरा ले जाते हैं, या हमारे घरों में घुस करके बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक, और ऐसे ही कुछ किसी का हत्या कर देते हैं, किसी के साथ मार पिटाई कर देते हैं, और आप मांग करने गए कलेक्टर के साथ और उसने आपकी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं की। तो ऐसे में मान लीजिए आप गांव के लोग इकट्ठे होकर के अपने विधायक के पास गए और उनको अपनी समस्याएं बताई, तो वो विधायक जो है वो जरूर सुनेगा, जरूर आपकी बात। क्यों? इसलिए सुनेगा, चाहे वो उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन उसको सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने आपकी बात अभी नहीं सुनी तो कुछ वर्षों के बाद ये लोग भी उसकी बात नहीं सुनेंगे और उसको वोट नहीं देंगे। तो ऐसे में वो फिर आपकी बात को इन अधिकारियों तक पहुंचाता है और उनको कहता है कि देखो भाई, मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करिए, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं, आप भी आप हमारे साथ चलिए। तो ऐसे भी कुछ नेता हैं जो बेहतर तरीके से काम कर लेते हैं और प्रशासन भी उसके साथ अच्छे से काम करता है। और कुछ समस्या ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। वो विपरीत क्या होती है कि कई नेता जो हैं, खास करके मंत्री जो हो जाते हैं, विधायक जो वहां पर मंत्री बनेंगे राज्यों में, वो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको कुछ समझते ही नहीं है, उनको पैरों की जूती के समान समझते हैं, उनको समझते हैं कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा। तो अधिकारियों के हर काम में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। कोई भी ऑफिसर कुछ काम करने लगेगा, ये क्यों कर दिया तूने, किससे पूछ करके किया, चल तेरे को सस्पेंड करवाता हूं, तेरे को सस्पेंड कर रहे हैं, है ना, क्यों किया, क्यों नहीं किया, अपने अकॉर्डिंग काम कराने की उनकी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति भी खराब है। इससे क्या है कि नौकरशाही बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हमें जब भी आप उत्तर लिखोगे तब आप उत्तर में यह समझाना कि ना तो नौकरशाही को अधिक रिजिड यानी कि अधिक संवेदनहीन होना चाहिए, ठीक है, उनको, और ना ही राजनेताओं को या राजनीतिक कार्यपालिका को अधिक नियंत्रणकारी होना चाहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों को एक दूसरे के समन्वय के साथ मिलजुल करके काम करना होगा, तब देश जो है बेहतर तरीके से प्रगति के पथ पर जा पाएगा, देश का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। दोनों ही एक दूसरे के कामों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें, अनावश्यक हस्तक्षेप से बचेंगे, तब प्रशासन जो है वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ये उत्तर आपको यहां पर लिख लेना है, ठीक है। तो यही चीज इसमें सारी की सारी चीज बताई, और इसमें आपको यह बताया कि प्रशासन को बेहतर करने के उपाय क्या है। अगर आपसे मान लीजिए सवाल में दे दिया जाए कि भारत में प्रशासनिक कार्यपालिका जो है इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, या प्रशासनिक कार्यपालिका को किस तरीके से ज्यादा बेहतर संपादन करा जा सकता है, तो उसमें आप बताना कि समय समय पर उनके जैसे प्रशिक्षण सत्र आयोजित होते हैं, उन प्रशिक्षण सत्रों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विषयों को जोड़ा जाए, संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए, स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट उसमें लागू किया जाए। इसके साथ साथ एक और चीज कि वर्तमान में जो डिजिटलीकरण बढ़ा है उसने भी प्रशासन को थोड़ा सा जवाबदेह बनाया है। जैसे आप देखोगे सूचना का अधिकार आरटीआई जो है उसके माध्यम से, या आप देखोगे सिटीजन चार्टर जो है इसके माध्यम से, ये कुछ ऐसे टूल हैं, कुछ ऐसी साधन हैं जिसके माध्यम से भारत की कार्यपालिका जो है वो पहले के मुकाबले और बेहतर हुई है, और अधिक जिम्मेदार हुई है, और अधिक पारदर्शी हुई है, और गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ चलने लगी है। और इसमें डिजिटलीकरण यानी ई गवर्नेंस का बड़ा रोल रहा है, और सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, इन सब का उल्लेख करते हुए आपको चीजों को बता देना है, ठीक है। ये चीज बता देना है कि यह भी महसूस किया गया है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान अभी नहीं है ना। सूचना का अधिकार है, ये है, लेकिन इसके साथ साथ संवेदनशील बनाना भी जरूरी है, और ये जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाए उनके लिए कि अगर आप कोई काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो निष्पक्ष जनता आपका फीडबैक दे कुछ मामलों में, और जनता फीडबैक दे, उस फीडबैक के आधार पर भी आपके साथ कोई कार्यवाही भविष्य में आपके प्रमोशन से लेकर के चीजें जुड़ी रहें। तो ऐसी कुछ सुधारात्मक बातें आप यहां पर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना।
कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।